नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। बीपीएससी पीटी का जो फाइनली री एग्जाम हुआ था 30 सितंबर 2022 को, उसमें सारे क्वेश्चन हमारे मंथली करंट अफेयर के वीडियोस में से आप कर सकते थे। सारे के प्रूफ हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं एक करके। बाकी अगर आपने हमारे वीडियो देखा होगा बिहार में से बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, तो आपने कर लिया होगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, और बिहार करंट का भी हमने वीडियो बनाया था। ये सब डायरेक्टली उसी से क्वेश्चन हैं, ठीक है। 20 का आंसर है। इसके बाद सीता माता की मूर्ति जो है कहाँ पे बन रही है सबसे बड़ी, ये आपकी सीतामढ़ी में बन रही है, तो मैंने आपको बताया था, याद रखना भी आसान है। ऑपरेशन प्रहार जो है किससे संबंधित है, ऑब्वियसली लिकर बैन संबंधित है। बिहार में लिकर की तस्करी करने वालों को यहाँ पर लगाम लगाई जानी थी। ऋतिक आनंद ने कौन सा मेडल जीता, ये भी हमने आपको बताया था। बाकी ये सब जनरल करंट अफेयर में सब ना आपको क्लियर कर चुके हैं। बर्ड रिंगिंग स्टेशन लास्ट ईयर का यूएन जनरल असेंबली ने मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए हिंदी में जो पहली बार मेंशन किया था, ये हमने आपको कराया हुआ है। वल्चर कंजर्वेशन प्लान लास्ट ईयर का है। सुनंदनी प्रोग्राम हमने करंट अफेयर में करवाया था, ये एक्चुअली जुलाई मंथ 2021 का करंट अफेयर है। बीपीएससी में हमने करवाया था, ये आंगनवाड़ी से संबंधित है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ से। ऑप्शन नंबर ए। ये सभी आप लाइन से देखते जाइए, सारे के सारे करंट अफेयर आप सिर्फ 2 वीडियो से कर सकते थे। एक मंथली करंट अफेयर का वीडियो जो आता है, देन उसके बाद जो टॉप 500 या टॉप 600 के जो छोटे छोटे एमसीक्यूज कराए जाते हैं, सिंपली ये सब देख करके सारे क्वेश्चन आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते थे। करंट अफेयर में आपके सारे क्वेश्चन सही करवाने के बाद फिर से हम हाजिर हैं अपने टाइम पर। सितंबर मंथ 2022 करंट अफेयर का ये वीडियो है। इसको देखने के बाद यदि आपके एग्जाम में सितंबर मंथ 2022 से कोई भी प्रश्न आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। हमारे पेड ग्रुप यहाँ पर शुरू हो चुके हैं 68 बीपीएससी के लिए, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए 67th मेंस के लिए भी पेड ग्रुप हमारा शुरू हो चुका है। आंसर राइटिंग बैच भी शुरू हो चुका है। सितंबर मंथ 2022 में एग्रीमेंट अगर हम देखें तो बांग्लादेश और भारत ने आर्थिक साझेदारी पर समझौते किए हैं। व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यहाँ पर साइन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच में ये साइन किया गया है। मेजर कुछ और भी एग्रीमेंट्स हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अब इंडिया की बांग्लादेश के साथ भी है। और किस कंट्री के साथ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यूएई के साथ है, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी किसी और कंट्री के साथ है, यूएई के साथ है। और यूएई के साथ हम मिल करके 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार यहाँ पे करना चाहते हैं। फेब की न्यूज़ है, फेब 2022। देन इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा हल के लिए जो है घोषणा पत्र यहाँ पे हुआ है। इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है नामसाई घोषणा पत्र। तो आपसे पूछेंगे कि नामसाई डिक्लेरेशन जो है किन 2 स्टेट्स ने साइन किया है, या फिर ये किन 2 स्टेट्स के बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर डिस्प्यूट संबंधित है, उसको सुलझाने संबंधित है नामसाई डिक्लेरेशन। बस इतना याद रखना काफ़ी है। देन इसके बाद तेलंगाना राज्य सरकार का स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ, ये हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था कि राजस्थान ने यहाँ पर तेलंगाना के साथ समझौता किया है। जो तेलंगाना में जो ये स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है, इसको अपनाना चाह रहा है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान ने भी अपने यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद जो है उसने इस राज्य के साथ समझौता किया है। पूर्णतः महिला संचालित सहकारी बैंक की स्थापना की है अपने यहाँ पर तेलंगाना की तर्ज पर, ठीक है। मतलब जैसे स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ वहाँ पे, वैसे ही राजस्थान में भी खोला गया है। तो ये राजस्थान का बैंक पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित राजस्थान का पहला और देश का तीसरा बैंक बन गया है, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। एनसीसी और यूएनईपी के बीच करार यहाँ पे किस लिए हुआ है, ये लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस किया था इन्हीं दिनों। सितंबर या अक्टूबर की न्यूज़ है 2021 की। पुनीत सागर अभियान ये चलाया गया था, इस वर्ष भी चलाया जा रहा है। तो एनसीसी यहाँ पे काम करेगी यूनेप के साथ। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं या फिर जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ से प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना, ये उद्देश्य है। मतलब वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखना, प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करना पुनीत सागर अभियान का उद्देश्य है। इसमें कौन कौन शामिल हैं, एजेंसीज एनसीसी और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। भारत नामीबिया के बीच समझौता, ये का तो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, इस पर काफ़ी मीम वगैरह बने थे। वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग संबंध में समझौता हुआ था। 8 चीते लाए गए थे नामीबिया की कैपिटल विंडॉक से, ठीक है। 5 नादा 3 नर थे इसमें। भारत के कुनो नेशनल पार्क में उनको रखा गया है। एक चीते का नाम प्रधानमंत्री ने आशा भी रखा है, ठीक है। और कुनो नेशनल पार्क साथ ही पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है एशिया का जहाँ पर ये अफ्रीकन चीते लाए गए हैं। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही ज़रूरी है।
इसके बाद जैव विविधता संरक्षण के लिए नेपाल के साथ समझौता किया है। जैव विविधता संरक्षण संबंधी क्षेत्र में आपसी सहयोग भारत और नेपाल आपस में करेंगे। एग्रीमेंट्स में बस इतना ही जरूरी था। कई सारे अपॉइंटमेंट्स हालांकि हुए हैं सितंबर मंथ में, जैसे सबसे पहले आदिर सुमारीवाला ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। जब तक चुनाव नहीं हो जाता और नए प्रेसिडेंट चुन करके नहीं आ जाते तब तक अंतरिम तौर पर ये रहेंगे आदिर सुमारीवाला। इसके बाद अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ये होल टाइम मेंबर बने हैं सेबी के। उसके बाद वसुधा गुप्ता ये डायरेक्टर बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो की। लक्ष्मण नरसिम्हन ये स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं। अब चूंकि एक प्राइवेट कंपनी स्टारबक्स, ज़्यादा कुछ नहीं मैं इसके बारे में बताऊंगा, ना जरूरी है जानना, लेकिन कई बार जो ये विदेशी कंपनियां होती हैं इंडियन सीईओस बनाती हैं, तो ये बात काफ़ी चर्चा में आ जाती है। तो जो चीज़ चर्चा में होती है हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। लक्ष्मण नरसिम्हन जो है किसके सीईओ बने? स्टारबक्स के। श्री कल्याण चौबे AIFF यानी फुटबॉल फेडरेशन इंडिया या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं श्री कल्याण चौबे। उत्पल कुमार सिंह ये संसद टीवी के मतलब संसद टीवी का प्रभार इनको दिया गया है, इंचार्ज ऑफ पार्लियामेंट टीवी या संसद टीवी। उसके बाद DY चंद्रचूड़ ये नालसा के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इससे पहले जस्टिस उदय उमेश ललित यानी UU ललित थे। UU ललित जो है अब आ गए किस पद पर? ऑब्वियसली CJI के पद पर, तो ये पद खाली था नालसा का, तो इसको ले लिया है DY चंद्रचूड़ ने। कर्नाटक में एक स्कीम चलती है, कैटल अडॉप्शन प्रोग्राम है ये। इसका नाम है वहाँ पे पुण्यकोटि दत्तू योजना, कैटल अडॉप्शन प्रोग्राम या फिर पुण्यकोटि दत्तू योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं एक्टर किच्छा सुदीप। एलिजाबेथ ट्रस या लिज ट्रस इनको कहा जाता है, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन की 56वीं और तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इससे पूर्व जो है ये लिज ट्रस क्या थी? कंजर्वेटिव पार्टी की नेता हैं, ठीक है। पहले विदेश मंत्री थी। वित्त मंत्री ऋषि सुनक को उन्होंने हरा दिया था। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर, और दूसरी प्रधानमंत्री थी थेरेसा मे। इसके बाद हम आ जाएंगे अवध बिहारी चौधरी पर। अवध बिहारी चौधरी ये बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर बने हैं, ठीक है। श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी ये चेयरपर्सन बने हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के। इससे पूर्व चीफ जस्टिस थे मद्रास हाईकोर्ट के। श्री M दामोदरन ये इनको पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है, जो पैनल लीड करेगा वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर जो अपनी रिकमेंडेशन देगा पैनल, उसके अध्यक्ष बने हैं श्री M दामोदरन। सीनियर एडवोकेट R वेंकटमणि ये जो है बन गए हैं नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले के वेणुगोपाल को सरकार ने कहा कि क्या वो एक्सटेंड करेंगे अपने टेन्योर, उन्होंने मना कर दिया। देन उसके बाद प्रस्ताव भेजा गया था जो पहले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल जो रह चुके हैं मुकुल रोहतगी, उनको भेजा गया सरकार ने प्रस्ताव, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि वो नहीं बनेंगे। तो फिर जो है सीनियर एडवोकेट R वेंकटमणि फाइनली हमारे नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल हैं, ध्यान रखिएगा ये। UPPCS के नए सेक्रेटरी बने हैं श्री आलोक कुमार। चार्ल्स तृतीय किंग ऑफ ब्रिटेन बन गए फाइनली। प्रिंस ये बहुत लंबे समय से हैं, फाइनली किंग कहलाएंगे चार्ल्स तृतीय। ये प्रिंस ऑफ वेल्स हुआ करते थे। एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु के बाद ये बन गए हैं जो है किंग ऑफ वेल्स, मतलब किंग ऑफ ब्रिटेन। देन इसके बाद विलियम समोआ रूटो ये केन्या के 5th प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, केन्या के 5th प्रेसिडेंट। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है URP। उसके बाद वोल्कर टर्क ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के हेड बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है माइकल बॉशलेट को। माइकल बॉशलेट जो कि चिली से हैं, इनका इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इवान ड्यूक का इन्होंने स्थान लिया है, इवान ड्यूक्यू का। उसके बाद मनोज प्रभाकर ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, ये नेपाल की क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं। श्री रवि किशन शुक्ल ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के। दिलीप तिर्की ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव बहल ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं ICMR के। इसके बाद भरत लाल ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं, यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस। डॉक्टर M श्रीनिवास ये नए डायरेक्टर बन गए हैं एम्स दिल्ली के। इससे पहले थे रणदीप गुलेरिया जिन्होंने कोविड के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया था, सराहनीय। फॉर्मर जज L नागेश्वर राव ये भारतीय ओलंपिक संघ में संविधान में संशोधन करने और संघ के निर्वाचक मंडल को तैयार करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो चुनाव है ये कंडक्ट कराएंगे 15 दिसंबर 2022 को। श्री अरुण सुब्रमण्यम ये इनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया है सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। ये भारतीय मूल के हैं अरुण सुब्रमण्यम। इसके बाद राकेश अग्रवाल और संपत मीणा ये CBI के जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं, दोनों पर्सन। देन इसके बाद रतन टाटा जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस KT थॉम मतलब ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज KT थॉमस और लोकसभा डिप्यूटी स्पीकर जो रह चुके हैं करिया मुंडा, रतन टाटा, इन तीनों को जो है ट्रस्टी बनाया गया है PM केयर्स फंड का। PM केयर्स फंड के 3 ट्रस्टी बने हैं, रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा। PM केयर्स फंड के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हमारे एग्जाम्स में। तो PM केयर्स फंड कोई बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, ना ही स्टैट्यूटरी, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है।
पीएम केयर्स फंड के चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी ये आपके ट्रस्टी के नाम आ चुके हैं। और बाकी पीएम केयर्स बोर्ड में नॉमिनेट किया गया एडवाइजरी बोर्ड में राजीव महर्षि को, सुधा मूर्ति को और श्री आनंद शाह को। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 द्वारा एडमिनिस्टर्ड है इसका जो ये पीएम केयर्स फंड का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है। द पीएम केयर फंड इज एडमिनिस्टर्ड ऑन ऑनररी बेसिस बाय एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ पीएम केयर्स फंड इन द पीएमओ। तो पीएम केयर्स फंड के सेक्रेटरी कौन होते हैं? एडिशनल सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ के ऑनररी बेसिस पर यानी बिना सैलरी के काम करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रेसिडेंट बनी है, काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। ये दक्षिणपंथी पार्टी जो है ब्रदर्स ऑफ इटली की सह संस्थापक हैं। 2020 में यूरोपीय कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट पार्टी की अध्यक्ष ये बनी थी, ठीक है। इटली की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं, मतलब एक्चुअली बन चुकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये बन गए हैं इंडिया न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जो हमारे जनरल बिपिन रावत थे उनकी मृत्यु के बाद। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड से हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे हम लोग सितंबर के। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 ये दिविता रॉय बनी है। 28 अगस्त को 71वां मिस दिवा यूनिवर्स कॉम्पिटिशन हुआ था, कर्नाटक की दिविता रॉय ने जीता है, ठीक है। इसके बाद 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ज़रूरी है, रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। एशियन कंट्रीज़ में से जो कई सारे अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें दिया जाता है, जैसे कि सोथियारा क्षिम जो है ये कंबोडिया का मनोचिकित्सक है, इन्हें दिया गया है। तदाशी हथोरी ये जापान नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपीन में बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और गैरी बेन शेकी ये फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अब आप कहेंगे कि एशिया के लोगों को मिलता है, लेकिन इस बार इन्हें भी दिया गया है फ्रांस से भी, ठीक है। तो ये जो है विनोबा भावे जो है फर्स्ट इंडियन थे इस अवार्ड को जीतने वाले, ये हिस्ट्री के लिए ध्यान रख सकते हैं। ये अवार्ड ऑफिशियली 30 नवंबर 2022 को दिया जाएंगे। उनमें सवाल आ सकता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 64वां निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है, तो कोई एक अननोन पर्सन का नाम हो सकता है, वही आपका आंसर होगा। एमी अवार्ड्स में कई सारी कैटेगरीज होती हैं। बराक ओबामा को जिस कैटेगरी में चुना गया है उसका नाम है सर्वश्रेष्ठ नरेटर। सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी अवार्ड मिला है बराक ओबामा को। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले वे सेकंड यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इससे पूर्व ड्वाइट डी आइजनहाइवर को ये एमी पुरस्कार मिला था 1956 में। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है आर ग्रेट नेशनल पार्क्स, उसमें उन्होंने आवाज़ दी थी अपनी, तो सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी अवार्ड मिला है श्री बराक ओबामा को। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, इसमें 46 शिक्षकों को दिया गया है और इसमें से एक उत्तर प्रदेश से इस लिस्ट में बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 में कितने शिक्षकों को चुना गया था उत्तर प्रदेश से। इस बार नंबर ध्यान रखना आसान है, सिर्फ एक शिक्षक को चुना गया है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और टोटल कितने को? 46 को। सभी के नाम याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है ना, हमने दिए हैं इसीलिए। उसके बाद वर्ल्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड ये जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग के द्वारा दिया जाता है। संगीता अभियान को दिया गया है, ये है केरल से। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प में स्टार्टअप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए संगीता अभियान को दिया गया है, ये केरल से हैं। 31वां व्यास सम्मान ये डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है, के बिरला फाउंडेशन देती है इसको। उनके जो प्ले का नाम है, उनका जो हिंदी नाटक है महाबली, उसके लिए इन्हें मिला है व्यास सम्मान। सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने पूर्व भारतीय एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेम्बलिंग टेंट्रा, ये वहाँ की भाषा में जो भी है इसको हम लोग बोल सकते हैं, मेधावी सेवा पदक प्रदान किया है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मेरिटिशियस सर्विस मेडल मिला है सुनील लांबा को प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों की लिस्ट आ गई है। इसमें भगवंत अनमोल है प्रमेय नामक उनकी रचना के लिए हिंदी से, मिहिरवत्स टेल्स ऑफ हजारीबाग इंग्लिश के लिए, श्रुति कानेतकर श्रीमती या फिर मिसिस चरित्रम ये जो संस्कृत में था उनका, मकसूद आफाक गिरियाह नामक अपनी रचना के लिए जो कि उर्दू में है। तो इनके नाम एटलीस्ट जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी सारे लैंग्वेजेस का हमने स्किप कर दिया है। नहीं जरूरी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये इस बार मिला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स एज ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया, भारत की तरफ से जो फिल्म जाती है ऑस्कर के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस फिल्म की कैटेगरी में चुने जाने के लिए, वो बहुत पूछी जाती है साल भर हमारे एग्जाम में। तो इस बार जो फिल्म गई है वो कोई बड़ी फिल्म नहीं है। RRR की बहुत बात हो रही थी कि ये जाएगी, लेकिन बहुत मतलब नाटकीय तरीके से शेलो शो, जिसका अर्थ होता है द लास्ट फिल्म शो, ये चुनी गई थी ऑस्कर के लिए। भारत की ऑफिशियल एंट्री जो गई है ऑस्कर्स में
95th ऑस्कर में फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में चुने जाने के लिए। तो भारत ने कौन सी फिल्म भेजी है पूछेंगे, चलो शो। चलो शो नाम से पता चल रहा है ये एक गुजराती भाषा की फिल्म है, ठीक है, गुजराती लैंग्वेज फिल्म है। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जो है ये मिला है प्रियदर्शनी एकेडमी के द्वारा आलिया भट्ट को इस बार। ग्लोबल गोलकीपर्स या गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड ये जो मिला है ये किसे मिला है? इसके अलावा एक कैंपेन अवार्ड है, ठीक है, पहला अवार्ड, फिर कैंपेन अवार्ड, फिर चेंज मेकर अवार्ड, प्रोग्रेस अवार्ड। गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड मिला है जो हैं अर्सला वॉन डर लियन, ठीक है, अर्सला वॉन डर लियन को कोविड-19 में अपने प्रयासों के लिए दिया गया है। तो इन 4 अवार्डों में सबसे ज़रूरी यही वाला है ग्लोबल गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, ये सबसे ज़रूरी है जो कि मिला है अर्सला वॉन डर लियन को। फिर इसके बाद ये 3 अलग अलग अवार्ड्स हैं, जैसे ज़हरा जोया जो कि अफगानिस्तान है उन्हें चुना गया है, अफगानिस्तान से हैं। वेनेसा नाकेट जो कि युगांडा से उन्हें चुना गया है। भारत से भी एक महिला चुना गया है, राधिका बत्रा को। तो ये अलग अलग अवार्डीज़ हैं। मेनली जो ध्यान रखना है हमने आपको बता दिया है, ये अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन देती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने वाले प्रयासों को। भारत का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इसको जो है यूएन ने सम्मानित किया है, ठीक है। हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, इसको यूएन का रिकॉग्निशन मिला है, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद हरमन केस्टन पुरस्कार ये मिला है पीईएन सेंटर के द्वारा मीना कंडेसामी को। उसके बाद आयुष्मान आउटस्टैंडिंग अवार्ड 2022 ये आरोग्य मंथन कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश को मिला है। आरोग्य मंथन कार्यक्रम हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश को आयुष्मान आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला है आशा पारेख को। आशा पारेख दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला हैं, 7th वीमेन टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड। 1992 में उनको अवार्ड मिला था पद्मश्री का। 2002 में उनको फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। 2019 में लास्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? अभिनेता रजनीकांत को। तो इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं इसके बारे में, इस साल का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसे मिला है, तो उसका उत्तर होगा आशा पारेख। अगर 52वां पूछ लें तो भी उत्तर होगा आशा पारेख। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये सबसे पहला ये किसे मिला है? ये इंडियन ओरिजिन की स्वेला ब्रेवरमैन को मिला है, जो कि नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कैबिनेट में होम सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं 2020-2022 में। स्वेला ब्रेवरमैन, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सबसे पहला। इसके बाद 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो जरूरी कैटेगरीज है वही हमने लिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को फिल्म शेरशाह के लिए, और रणवीर सिंह को कपिल देव बनने के लिए, मतलब 83 नामक फिल्म में कपिल देव की भूमिका निभाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिमी राठौड़ के रूप में कृति सैनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ठीक। इसके बाद आलोचकों का पुरस्कार देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुजीत सरकार की सरदार उधम जो कि अमेजॉन प्राइम पे आई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन जो कि विद्या विंसेंट बनी थी शेरनी नामक फिल्म में। बस इतने ही अवार्ड जरूरी हैं। बाल साहित्य सम्मान ये आप देख सकते हैं एक बार, ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया गया है। विमला रस्तोगी, अजय कुमार द्विवेदी, ये कैटेगरीज भी देखते जाइएगा एक बार। ममता नगोरैया शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान, शिवाशीष वर्मा, लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान, संजय वर्मा, राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान, भारतेंदु मिश्रा। इसके बाद है कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान, अंजीव अंजुम। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान, धीरेन्द्र बहादुर सिंह। उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान, ललित मोहन राठौड़, ठीक। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया की फिल्म को इसमें अलग अलग राज्यों में, जो हमारे 4-5 राज्य हैं साउथ इंडिया के, उसमें जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड जो है हर 5 वर्ष में एक बार इस तरीके से आते हैं। तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कन्नड़ा सिनेमा के लिए स्वर्गीय पुनीत राजकुमार को युवा रत्न फिल्म के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मादगजा फिल्म के लिए आशिका रंगनाथ को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रोबर्टा नामक फिल्म के लिए तरुण सुधीर को। इसके बाद मलयालम सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक महेश नारायण। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऐश्वर्या लक्ष्मी। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टोविनो थॉमस और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिन्नल मुरली। इसके बाद तमिल सिनेमा में अगर हम देखें तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, ठीक है, थलाईवी नामक जो फिल्म आई थी उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सरपट्टा परंपराई। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लोकेश कनगराज जिनकी कैथी वगैरह फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। तेलुगु सिनेमा विजेता देखेंगे अगर हम तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा हेगड़े। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑब्वियसली नो डाउट्स पुष्पा द राइज।
मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार पुष्पा द राइज के लिए। ठीक, तो ये कुछ जरूरी अवार्ड्स हो गए। इसमें देखिए बहुत सारी कैटेगरीज थी हर इंडस्ट्री में, लेकिन हमने जो जरूरी है वो आपको प्रेजेंट किया है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सितंबर 2022 में देखेंगे इंडियाज इकनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये पुलाप्रे बालकृष्णन की किताब है, ये आई थी। उसके बाद आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की पुस्तक है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, ये डॉक्टर कालू भाई ने लिखी है। क्रिम्सन स्प्रिंग, ये नवतेज सरना ने लिखी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ये किताब है। उसके बाद विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन विमेन हॉकी, ये फॉर्मर डच हॉकी प्लेयर और जो हमारे कोच रहे विमेन्स हॉकी टीम के शॉर्ड मॉरिन, उन्होंने लिखी है ये। रजनी के मंत्र, ये पीसी बाल सुब्रमण्यम ने ये किताब लिखी है। अंबेडकर एंड मोदी नामक किताब है, ये जो है इसको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया था, इसके ऑथर का नाम नहीं क्लियर है। बिजनौर इन फ्रीडम स्ट्रगल, इस पुस्तक को जारी किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये जीवेश नंदन की किताब है। इसके बाद जरूरी में देखेंगे द शील्ड कोविशील्ड, ये प्रकाश कुमार सिंह ने लिखी है। शील्ड द कोविशील्ड, प्रकाश कुमार सिंह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय फिलॉसफी लाइफ एंड एफिलिएशन, इसको जो है जारी किया गया है, इसके ऑथर का नाम क्लियर नहीं है। तो जो जरूरी है वो हमने आपको बता दिया, ऊपर वाली जरूरी है 2-3 किताबें, बाकी ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं इस सितंबर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे सबसे पहले 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद कुशवाहा के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये 29 अगस्त को होता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे, ये 30 अगस्त को होता है। नेशनल पोषण सप्ताह या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह इस बार मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर के बीच, और इसका थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड कोकोनट डे, ये 2 सितंबर को होता है। वर्ल्ड कोकोनट डे ये 2 सितंबर को। 5th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम जरूर ध्यान रखिएगा, महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा, बच्चा और शिक्षा, महिला और स्वास्थ्य थीम है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे ये 9 सितंबर को सबसे पहले मनाया गया था 2020 में। ठीक, हिमालय दिवस ये 9 सितंबर को 2015 में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने दिवस मनाना घोषित किया था। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इस बार थीम है। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए डे ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, थीम वगैरह नहीं जरूरी है। हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को होता है, ऑब्वियस सी बात है। सर्वप्रथम हिंदी दिवस जो है कब बनाया गया था, 1953 में। उसके बाद इंजीनियर्स डे ये 15 सितंबर को। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है हर वर्ष इंजीनियर्स डे। इसके बाद इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन दिवस ये लगातार 2 साल से यूपीपीसी से पूछा जा रहा है। ठीक है, इस बार इसकी थीम है ग्लोबल सपोर्ट टू सेव लाइफ ऑन अर्थ, ग्लोबल सपोर्ट टू सेव लाइफ ऑन अर्थ, ये इस बार इसकी थीम है। ठीक है, वर्ल्ड बैम्बू डे ये 18 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल पीस डे ये होता है 21 सितंबर को। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे ये 23 सितंबर को। सिनेमा दिवस ये पहली बार मनाया गया था भारत में 24 सितंबर को, और सभी सिनेमाघरों ने 75 रुपये में एक दिन के लिए शो रखा था। ठीक है, कोई भी शो आप 75 रुपये में देख सकते थे। ये भारतीय सिनेमा दिवस मनाया गया था 24 सितंबर को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया था 24 सितंबर को। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को, थीम थी गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो अंत्योदय स्कीम आई थी उसका उद्देश्य था अपलिफ्ट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कोई थीम नहीं थी इस बार, ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। ठीक है, सबसे पहले 2014 मनाने की बात कही गई थी अंत्योदय दिवस। इंटरनेशनल डॉटर्स डे ये 25 सितंबर को। वर्ल्ड रिवर डे ये 25 सितंबर 2022 को, और इस बार थीम है वर्ल्ड रिवर डे की वन रिवर कैन चेंज एवरीथिंग, वन रिवर कैन चेंज एवरीथिंग। इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स ये 26 सितंबर को। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर को। इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को ही। ठीक है, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे की थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मध्य प्रदेश दिवस या एमपी दिवस जो है बनाया गया था पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में, मध्य प्रदेश पर्यटन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो एमपी दिवस जो है किस दूतावास मनाया गया, तो आपसे पूछें अगर, तो ऑब्वियसली पेरिस में भारतीय दूतावास में मनाया गया था। मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है ये। वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम बहुत पूछी जाती है। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये होता कब है, 27 सितंबर को, और इस बार इसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, रीथिंकिंग टूरिज्म। वर्ल्ड रेबीज डे ये होता है 28 सितंबर को। उसके बाद हम आ जाएंगे डिफेंस करंट अफेयर पर। डिफेंस भी काफ़ी सारी न्यूज़ है। डिफेंस में सबसे पहले 13वां एडिशन वज्र प्रहार का ये कहाँ पे हुआ था, ये भारत और अमेरिका के बीच बकलोह में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में।
सारेक्स 10th मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज ये चेन्नई में किया था हमारी नौसेना ने। आईएनएस विक्रांत कोचीन में जो है जो हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया गया था, देश को समर्पित किया गया था। इसे किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। ये लर्न रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 सितंबर डेट भी ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछी जा सकती है। किसने जो है इसको लॉन्च किया? मोदी जी ने लॉन्च किया, रक्षा मंत्री ने नहीं देश को समर्पित किया था, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। उसके बाद ये मानद जो पोस्ट है, मतलब कि ऑनरेरी पोस्ट ऑफ नेपाल आर्मी जनरल, ये किसको दी गई थी? ये हमारे थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति ने दी थी, ठीक है। जब वहाँ के जनरल आए थे तो हमारे राष्ट्रपति ने दी थी, तो ये चलता रहता है सिलसिला। वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज ये रशिया में हुई थी और इसमें भारत की तरफ से जो है 7-8 गोरखा राइफल्स रूस पहुंची थी यहाँ पर भाग लेने। यहाँ पर अन्य कौन देश थे जिसने पार्टिसिपेट किया? लाओस, चाइना, मंगोलिया, सीरिया, रशिया, भारत, ठीक। उसके बाद MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स ये जो है अमेरिका से हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। ये रिसीव किया है हमने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अभी कुछ हेलीकॉप्टर्स 2 अभी आए हैं वहाँ से। भारतीय नौसेना की जो प्रोजेक्ट फ्रिगेट है तारागिरी, इसको जो है किसने बनाया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा, और इसको भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल ने डिज़ाइन किया है। उसके बाद गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज ये पंजाब में हुई थी, भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज की थी ये। सेना अस्पताल ने प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र प्रयास की शुरुआत की थी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है ये कहाँ पे खोला गया है? न्यू दिल्ली में। इसका नाम क्या है? प्रयास, ठीक है। ये बेसिकली किससे डील करेगा? स्पेशल चाइल्ड से, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनसे डील करेगा। उसके बाद किबिथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जनरल बिपिन रावत गैरिसन ही कहलाएगा। ये कहाँ पे खोला गया है आपसे पूछेंगे। जनरल बिपिन रावत गैरिसन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन ये कहाँ पे लगा था? कोटा, राजस्थान में। बस इतना ज़रूरी है। भारत और जापान का मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज जाइमेक्स जो होता है बंगाल की खाड़ी में हुआ था। काकाडू एक्सरसाइज ये डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हमारी तरफ से जो हमारी जहाज गए थे, एक P-8I गश्ती विमान गया था और INS सतपुड़ा गया था काकाडू में पार्टिसिपेट करने के लिए। मिनटमैन 3rd इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट इसने किया है, US ने किया है, ठीक है। 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और ये परमाणु हमला करने वाली अमेरिका की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक बताई जा रही है। तो मिनटमैन 3rd मिसाइल किसकी है? US की। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज ये भारतीय सेना ने की थी लद्दाख में। उसके बाद साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी ये सिंगापुर ने होस्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा। साइबर सुरक्षा अभ्यास था और इसमें रैंसमवेयर के जो हमले होते हैं, जो हमारे सिस्टम को ब्रीच करते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए टारगेट किए जाते हैं, उनसे निपटने के लिए ये आयोजित किया गया था। बेसिकली यही इसकी थीम थी, ठीक। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी किस देश ने होस्ट किया था? सिंगापुर ने, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज ये हुई थी हवाईन आइलैंड, पैसिफिक ओशन, अमेरिका में। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, ठीक है। उत्तर कोरिया के खिलाफ जो है खुद को सशक्त बनाए रखना इसका उद्देश्य था। प्रोजेक्ट चीता के तहत इजराइल के हेरॉन ड्रोन स्ट्राइक क्षमताओं से लेस होंगे। तो हेरॉन ड्रोन जो है ये किससे हम लाए हैं? इजराइल से लाए हैं, ध्यान रखिएगा इसका। ये पूछा भी जा चुका था लास्ट ईयर के CAPF में। भारतीय वायुसेना का श्रीनगर स्थित MiG-21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स ये रिटायर हुआ था। MiG-21 स्क्वाड्रन जो है स्वॉर्ड आर्म्स, ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको रिटायर कर दिया स्क्वाड्रन को। उसके बाद पेट्रोल डीजल समर्थ, जो कई सारे पेट्रोल डीजल हैं जैसे सार्थक वगैरह, अब समर्थ जो है इंडक्ट किया गया है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड में कोची में। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना द्वारा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा संचालित की गई है और इसमें जो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का सहयोग लिया गया है। इसके बाद INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया है, कहाँ पे? नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में। 32 साल सेवा देने के बाद अब ये जहाज जो है INS अजय डीकमीशन कर दिया गया है। इंडियन आर्मी को 2 डाइविंग सपोर्ट अब दे दिए गए हैं, जिसका एक नाम है निस्तार और एक है निपुण। इसको विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये डाइविंग सपोर्ट वीजल है, निस्तार और निपुण। उसके बाद नोबल रेवन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ये गुआम और साउथ चाइना सी में होगी और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? मतलब ये हुई थी, इसमें पार्टिसिपेट किया था जापान, USA और कनाडा ने। उसके बाद क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी के एलीट क्लब में शामिल हो गया। मतलब भारतीय सेना भी अब ऐसी सेना हो चुकी है अमेरिका, चाइना और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जिसके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका और चाइना की तरह अब भारत के पास भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया, इंडिया फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार, कहाँ पे? सिक्किम में। ऑपरेशन मेघ चक्र ये CBI द्वारा किया गया था बाल यौन शोषण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए।
ऑब्ituaries में हम लोग देख लेते हैं। अभिजीत सेन, ये एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ये नहीं रहे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह हुआ करते थे। अभिजीत सेन कमेटी किससे संबंधित है अगर आपसे पूछ लें तो ये एसोसिएटेड थी फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइजेस, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की फ्यूचर ट्रेडिंग पर एक कमेटी बनाई गई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहते थे अभिजीत सेन कमेटी। साइरस मिस्त्री नहीं रहे, इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी चीज़ चर्चा में आई थी। बिरजू शाह ये नहीं रहे, इंडियन बॉक्सर। एलिजाबेथ सेकंड ये नहीं रही, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, और 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। इनका फुल नेम क्या था? एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी विंडसर, ये फुल नेम जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद KN सिंह, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस और सबसे कम समय तक भारत के CJI रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है, मात्र 17 दिवस के लिए, ठीक, ये नहीं रहे। उसके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य थे, द्वारका और शारदा पीठ के नहीं रहे। ब्रजबासी लाल या BB लाल, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 2000 में पद्म भूषण इन्हें मिला था। वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। राम जन्मभूमि स्थल का खुदाई का नेतृत्व इन्होंने किया था और स्तंभ आधार सिद्धांत के बारे में इन्होंने लिखा था, जिससे राम मंदिर फाइनली बन पाया था। उसके बाद मिखाइल गॉर्बाचेव, ये फॉर्मर सोवियत यूनियन के लीडर ये नहीं रहे। हिस्ट्री में हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर डिफेंस स्टडीज़ पहले टॉपिक होता था, तो ये उसमें होते थे। वर्ष 1990-91 के मध्य सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति रहे थे, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के समय जब भारत में चल रहा था। असद रऊफ, ये पाकिस्तान के एम्पायर ये नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव, ये कॉमेडियन थे, नहीं रहे, कॉमेडियन, और 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी ये बनाए जा चुके थे। उसके बाद वॉलवेरी पॉलिकोव, ये रशियन कॉस्मोनॉट, ये नहीं रहे, और इनके पास 2 अंतरिक्ष मिशनों के साथ अब तक का सबसे अधिक कुल 678 दिन 16 घंटों की अंतरिक्ष उड़ान भरने का रिकॉर्ड अभी भी इन्हीं के नाम है। स्कीम्स में हम देखेंगे, स्कीम्स में सबसे पहले रिट्रेट करेंगे क्योंकि कई सारी स्कीम्स सितंबर में हम उसकी वर्षगांठ मनाते हैं, अगस्त सितंबर में। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना अनाउंस की गई थी स्वतंत्रता दिवस 2014 के मौके पर। 28 अगस्त 2014 को रोल आउट की गई थी। 8 वर्ष ये पूरे कर चुकी योजना, कई सारे खाते खोले गए थे इसमें। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, ठीक है। उसके बाद CCRAS स्पार्क स्कीम, स्पार्क स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन, ठीक है, स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन, यानी कि स्पार्क। अब स्कीम आई है, इसके तहत जो छात्र, जाहिर सी बात है जैसे नाम से पता चल रहा है कि आयुर्वेद में जो रिसर्च करेंगे, यानी कि केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन करने वाले आयुर्वेद के छात्रों, यानी कि जो वहाँ से BA MS करेंगे आयुर्वेद से, उनको फेलोशिप मिलेगी, 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक। PM श्री स्कीम आई है और ये टीचर्स डे के दिन शुरू की गई है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इस पूरी स्कीम का नाम है। इसके तहत भारत के 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर स्कूलों में काम किया जाएगा इसमें, PM श्री में। यूपी परिवार कल्याण कार्ड स्कीम आई है, इसमें 12 डिजिट का फैमिली वेलफेयर कार्ड नंबर के साथ ये कार्ड मिलेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को, ठीक है, आधार कार्ड की तरीके, जिससे जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं उनको यहाँ पे बेसिकली कवर करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर उदयमान खिलाड़ी अपग्रेडेशन स्कीम, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की है, बस यही ध्यान रखिएगा। बाकी उत्तराखंड में क्या यहाँ पे बेनिफिट दिए जाएंगे वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। उत्तर प्रदेश या बाकी लोग अगर इसको पढ़ेंगे स्कीम को तो डिटेल पे नहीं जाना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि चीफ मिनिस्टर उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है सितंबर मंथ में आई थी 2022 में, वो कहाँ पर आई थी? उत्तराखंड में। नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ये स्कीम जारी की गई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की सरकार लाई है मनरेगा की तर्ज पर। अब ये स्टेट स्कीम है राजस्थान की, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जैसे मनरेगा रूरल के लिए है, इन्होंने अर्बन कंपोनेंट इसका लॉन्च किया, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से। 100 दिवस का एम्प्लॉयमेंट ये करें प्रोवाइड करवाएंगे अर्बन एरियाज़ में। और इससे बेसिकली जो मतलब एक जैसे रूरल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, अर्बन में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे हेरिटेज डेवलपमेंट वगैरह का काम कराया जाएगा जो श्रमिक होंगे उनसे। अटल पेंशन योजना के बारे में एक अपडेट दी है सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि जैसे ये योजना आई थी 9 मई 2015 को, तो पहले इनकम टैक्स पेयर भी इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाता अब इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के बारे में अगर देखें तो इसको राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने लॉन्च किया था इसको। साथ ही साथ निक्षय मित्र पोर्टल 2.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत TB रोगियों को सीधा बैंक में 500 रुपये की वित्तीय सहायता अपने इलाज के लिए उनको प्रदान की जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस का लक्ष्य है TB एलिमिनेशन का पूरे वर्ल्ड से 2030 का है, लेकिन भारत का लक्ष्य, भारत से TB एलिमिनेशन का कितना है? 2025 तक का। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे आप जरूर, ठीक।
देन उसके बाद सेतु कार्यक्रम है। सेतु कार्यक्रम बेसिकली जो भारत में स्टार्टअप के इच्छुक हैं उनको निवेश के लिए उनमें की जो बाधाएं हैं निवेश की उनको हटाया जाएगा। इसका उद्देश्य है इंडियन स्टार्टअप्स को अमेरिकन इन्वेस्टर्स से जोड़ना, सेतु कार्यक्रम। देन इसके बाद स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, ये स्केल ऐप आया है। इसके तहत चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने और मूल्यांकन रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान किया जाएगा। जो भी मतलब लेदर के क्षेत्र में अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं उनके लिए आया है स्केल ऐप। किरीट पारिक समिति, जो नेचुरल गैस के दाम जो एलपीजी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए किरीट पारिक समिति अभी बनाई गई है। जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे 2003-04 में, तब भी किरीट एस पारिक समिति बनाई गई थी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ये आई है लेटेस्ट 2022 की, ठीक है। सबसे पहली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कब आई थी? बजट 2020 में जारी की गई थी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आई थी बजट 2020 में, अभी आई है लेटेस्ट नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इसका उद्देश्य है कि कंट्री का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको 13 से 14% कम करना है जीडीपी का नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट कुछ ही सालों में। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अगर हम देखें, बोगारहाट बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जॉइंटली इसके प्रथम यूनिट को शुरू किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए इसको बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें मतलब कौन इसमें हेल्प कर रहा है? BHEL हेल्प कर रहा है, ध्यान रखना है आपको। बांग्लादेश में 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र का स्थापना करना इसका उद्देश्य है, मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट का। उसके बाद ओशियन सेलिंग एक्सपीडिशन, ये गोवा से चलाया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा 6 सदस्यीय दल को INS तरिणी के द्वारा मॉरिशस के लिए रवाना किया गया था। तो मॉरिशस में कौन सा जहाज गया था? हमारा INS तरिणी गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मिशन शक्ति स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि में 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। और इसकी जो 2 सब स्कीम्स हैं वो कौन सी हैं? संबल और समर्थ। संबल और समर्थ। राइट टू रिपेयर समग्र प्रारूप विकसित करने हेतु एक समिति बनाई गई है, कमेटी टू डेवलपिंग राइट टू रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट। तो राइट टू रिपेयर का कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसको चेयर कौन करेंगे? उसको चेयर करेंगे निधि खरे। निधि खरे की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसका उद्देश्य जो मूल निर्माता हैं किसी कंपोनेंट मतलब प्रोडक्ट के, वो जो है किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को बनाएं जिससे थर्ड पार्टी रिपेयर उसका आसान हो सके, ठीक है। जैसे भारत अगर एप्पल का आईफोन बना रहा है भारत में, तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे जो हम यानी कि हमारी सरकार जो नियम बनाएगी उसको फॉलो करना पड़ेगा जिससे उसकी थर्ड पार्टी रिपेयर भी हो सके, मतलब उनकी मोनोपोली नहीं चलेगी किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी रिपेयर को इनेबल करने के लिए, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट की भी रक्षा होती है। तो इसलिए ये सब ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। इस ड्राफ्ट में जो नियम बनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? निधि खरे करेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा भुज गुजरात में कुछ योजनाओं का शिलान्यास हुआ था, जैसे वीर बाल स्मारक, सरदार सरोवर परियोजना की कक्ष नहर शाखा, ठीक है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रांच्ड कैनाल कही जा रही है, ठीक है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भुज 2 सब स्टेशन नखतरना, सरहद डेयरी का एक नया शौचालय, दूध संस्करण प्लांट और पैकेजिंग प्लांट, बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर। इसमें कहा गया कि 2001 में भूकंप जो आया था भुज में, उसके बाद से भुज के लोगों ने कैसे खुद का पुनर्निर्माण किया, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं मोदी जी के द्वारा। इसमें जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है सरदार सरोवर परियोजना की कक्ष नहर शाखा। कक्ष नहर शाखा जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रांच्ड कैनाल कही जा रही है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श ग्राम योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी? पहले इसको कहा जाता था जनजाति उप योजना, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर ट्राइबल सब प्लान, ठीक है। इसको अब जाना जाएगा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के नाम से, ठीक। कीट रोग नियंत्रण योजना, ये पेस्ट डिसीज कंट्रोल स्कीम लाई है उत्तर प्रदेश की सरकार, और ये स्कीम 5 वर्षों के लिए चलेगी, ठीक है। फसलों को जो कीटों से नुकसान हो जाता है उसके नियंत्रण के लिए योजना लाई गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना ये लाई है मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है। एनुअल इनकम जिस फैमिली की 12 लाख से कम है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। बेसिकली स्कीम अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के युवाओं के लिए है जो स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन योजना ये हम बता चुके हैं आपको। इस परियोजना का उद्देश्य है असम के नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी से बांग्लादेश तक हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करना। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसका जो मतलब कंक्लूजन है प्रोग्राम का वो था उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 यानी 2047 तक उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य करके जो थीम है उसके तहत 5 फ्यूल सेल बसेस जो है स्टार्ट की गई हैं लेह से,
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगर हम देखें तो दूसरी वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। 2 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के। इससे मछली उत्पादन बढ़ाने में हमको काफ़ी हेल्प मिली है। इसका उद्देश्य है मतलब ये जो इवेंट हुआ था इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो इवेंट हैं और आगे के भी जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको एनेबल किया जाए। इसमें कहा गया कि मछली उत्पादन 2021-22 में 161.87 लाख टन पहुंच गया था, जो कि काफ़ी बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 23rd इंडियन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो, ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था 8 से 10 सितंबर के बीच। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की, ये कहाँ पे आई थी? ऑब्वियसली राजस्थान में। दलित और आदिवासी लोगों को स्वरोजगार और वंचित वर्गों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। कल के लिए साफ आसमान इनिशिएटिव या क्लियर स्काइज फॉर टुमारो, ये है विश्व आर्थिक मंच का। इस अभियान में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो भी शामिल हो गई है। ठीक है। इसके बाद सिनेमा पर्यटन नीति जो आई है 2022 से 2027 के लिए, कौन सा राज्य की सरकार लाई है इसको? गुजरात। राष्ट्रीय पोषण माह योजना नेशनल न्यूट्रिशन मंथ स्कीम, ये चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट करता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पोषण माह योजना मतलब उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है। और इसमें 2 पुस्तकें लॉन्च की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, सक्षम और सशक्त, और सहयोग और बाल पिटारा ऐप लॉन्च भी उन्होंने किए थे। ठीक है। और साथ ही साथ दुलार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स इवेंट्स पर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में सबसे पहले क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है। टीम इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में 100 मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बने हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन से बने हैं? तीनों ही फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तीनों में 100 मैच पूरे करने वाले पहले भारतीय प्लेयर बने विराट कोहली। भारतीय धावक अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुरुषों की 100 मीटर इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अमी कुमार मलिक का रिकॉर्ड था 100 मीटर कवर करने का 10.26 सेकंड में, इन्होंने 10.25 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चूँकि ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में हुई थी रायबरेली में, इस वजह से ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में पेरू लीमा में आयोजित हुई थी। इसमें अपेक्षा फर्नांडिस जो कि भारत से हैं, इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 8वें स्थान पर रहने के साथ तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 36वां नेशनल गेम्स जो है कहाँ शुरू हो रहा है? ये गुजरात के 6 शहरों में होगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने ट्रांस स्टेडियम में इसके शुभंकर गान का शुभारंभ किया। इसका शुभंकर है सवाज, जिसका गुजराती अर्थ होता है शावक। ठीक है। इसका गान है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पे जो सवाज है वो बेसिकली क्या है? एक लॉयन है। ठीक है, शेर का बच्चा है बेसिकली। मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में अगर हम देखें तो कुआलालंपुर मलेशिया में अंडर 6 रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुई थी। तो भारत की 6 वर्षीय अनिष्का बियानी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो मात्र 6 वर्षीय बच्ची का ये चमत्कार था। तो ये काफ़ी रिपोर्ट हुआ था न्यूज़ में, इसको ध्यान रखिएगा। मास्टर कार्ड ने बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार खरीद लिया है। जैसे जो भारत में जो मैचेस होंगे तो उसमें पहले पेटीएम ट्रॉफी के मैचेस होते थे, अब मास्टर कार्ड ट्रॉफी होगी, यानी कि मास्टर कार्ड अब बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। जैसे किट स्पॉन्सर भारत का कौन सा है? जो भारत की जर्सी होती है, जो किट होती है, जो भारत की टी शर्ट होती है भारतीय खिलाड़ियों की, उसमें क्या नाम लिखा है? अभी भी बाइजू लिखा है। तो बाइजू जो है एक किट स्पॉन्सर है टीम इंडिया का, इंडियन क्रिकेट टीम का। लेकिन टाइटल स्पॉन्सर पहले पेटीएम था, अब कौन है? मास्टर कार्ड है। एक और नया रिकॉर्ड बनाया, शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। फ्रांस के बल्लेबाज गुस्ताव मैकॉन नॉर्वे के खिलाफ इंटरनेशनल T20 में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। डायमंड लीग 2022 फाइनल में ज्यूरिख में हुई थी। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर का थ्रो किया था और चेक गणराज्य के जैकब वॉदलेशो को हरा करके डायमंड लीग जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो जैवलिन थ्रो में डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं श्री नीरज चोपड़ा। यूएस ओपन जो आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है बहुत ज़रूरी है और हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आखिरी ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने, जो कि स्पेन से हैं। रनर अप रहे थे पुरुषों के सिंगल्स में कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे से हैं। बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा, हारने वाले का नाम भी आजकल पूछा जा रहा है। तो हारे कौन? कैस्पर रूड, जीते कौन? कार्लोस अल्कराज गार्फिया स्पेन से। विमेन सिंगल किसने जीता? ईगा स्वेटेक ने जीता, जो कि पोलैंड से हैं प्लेयर। और ये जो है उपविजेता कौन रहे इसमें? ओजेब्यूर। इसमें हम लोग डबल्स नहीं कवर करेंगे, डबल्स कभी पूछे नहीं जाते हैं। रणजी मैचों की मेजबानी पहली बार सिक्किम स्टेट करेगा, अभी तक नहीं होते थे रणजी मैच सिक्किम में। रॉजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की थी, कई बार ये न्यूज़ में आए थे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विनर हैं रॉजर फेडरर। लंदन में जो लेवर कप होगा उसके बाद वो नहीं खेलेंगे, लेवर कप उनका आखिरी मैच होगा। तो अगर पूछे कि आखिरी मैच जो रॉजर फेडरर ने खेला वो कहाँ पे खेला था? लेवर कप में, लंदन में। कुल 6 ATP फाइनल खेल चुके हैं, 28 ATP मास्टर्स खिताब जीत चुके हैं और 103 ATP एकल चैंपियनशिप रॉजर फेडरर के नाम है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया में हो रहा है। कहाँ कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर में, नवी मुंबई में और गोवा में।
11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ही चलेगा। टेनिस इन द लैंड ओपन में विजेता रही थी लिविड समसनोवा जो कि रशिया से हैं, उपविजेता रही थी महिला सिंगल्स में अलेक्जेंड्रिया सस्नोविच जो कि बेलारूस से हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप में अगर हम देखें तो स्वर्ण किसने जीता था, विक्टर एक्सेल्सन ने जो कि डेनमार्क से हैं, और रजत जीता था कुनलाबुट विदितसरन ने जो कि थाईलैंड से। महिला एकल में स्वर्ण जीता था अकाने यामागुची ने जो कि जापान से, और रजत जीता था यानी सिल्वर या रनर अप रही थी हम लोग कह सकते हैं शेन यू फेई। सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी थी, ठीक है। US ओपन जो अभी हुआ था ये जो साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम, ये उनका आखिरी टूर्नामेंट था जो उन्होंने खेला। इनके नाम जो है 23 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। आगे हम लोग बढ़ते हैं योनेक्स ताइपेई ओपन में पुरुष एकल में विजेता क्षौ तिएन शेन रहे थे ताइवान से, उपविजेता रहे थे कोडाई नराओका जापान से। महिला एकल में विजेता ताई लिu यिंग ताइवान से, उपविजेता साइना कावाकामी जापान से, ठीक। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया था, ड्वेन ब्रेवो ने। 544 मैचों में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे सारे लीग मैचेस मिला के, ध्यान रखिएगा T20 इंटरनेशनल में नहीं। 600 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे किरॉन पोलार्ड, ठीक है। T20 क्रिकेट में 600 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने किरॉन पोलार्ड। एशिया कप 2022 का 15वां संस्करण ये हुआ था, ये शारजा क्रिकेट स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 2 वेन्यू थे UAE में। कुल मैच खेले गए थे 13। एशिया कप विजेता रहा था श्रीलंका, 6ठी बार जीता था। उपविजेता पाकिस्तान रहा था। भारत जो है नहीं फाइनल में क्वालिफाई कर पाया था, लेकिन सर्वाधिक एशिया कप विजेता मतलब सर्वाधिक एशिया कप अभी तक भी भारत के पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन 2022, इसके पहले चरण की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसमें भारत की ओर से लिखित वाईपी ने स्किल ऑफ प्रोटोटाइप स्किल में कहाँ से पदक इसमें जीता था। तो वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में जो भारत की ओर से पदक किसने जीता, लिखित वाईपी ने। तीनों फॉर्मेट को मिला दें अगर हम, T20 को, टेस्ट मैचेस को और ODI को, तीनों फॉर्मेट मिलाकर के सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं भारत की ओर से, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर लें। लेकिन दूसरी नंबर पर कौन पहुंच गए हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में, हालांकि सचिन से काफ़ी पीछे हैं ये, विराट कोहली, ठीक है। सारे तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है, सेकंड पर विराट कोहली आ गए हैं। देन इसके बाद SAFF अंडर 17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती थी, भारत ने नेपाल को हरा करके SAFF अंडर 17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। डूरंड कप का 31वां संस्करण सुनील छेत्री की कप्तानी में बेंगलुरु FC ने फाइनल में मुंबई सिटी FC को हरा करके जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता मोरक्को में ये आयोजित हुई थी। इसमें देवेंद्र झांझरिया ने थ्रो किया था 60.97 मीटर का और सिल्वर मेडल इसमें जीता है। अजीत कुमार ने 64 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक इसमें जीता है, ठीक। SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, ये जो है बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके जीती है फाइनल में। चेन्नई ओपन 2022, इसमें चेक गणराज्य की लिंडा फ्रूविटोरा ने पोलैंड की सीड मैग्डा लिनेट को हरा करके अपना ये चेन्नई ओपन जीता है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप, ये जो फुटबॉल का है, इसको किसने जीता है, स्पेन ने। उपविजेता कौन रहा था, जापान। रग्बी विश्व कप 2022 की बात कर लें तो विजेता फिजी की टीम रही थी, उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम। महिला वर्ग में जो टीम जीती थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी, उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम थी, ठीक। इसके बाद ICC महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कैसे कैसे होगी, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे T20 2024 का महिला T20 ये होगा बांग्लादेश में। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं का ये होगा भारत में। T20 2026 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2027 श्रीलंका में होगा, ठीक है, अगर श्रीलंका जो है T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए क्वालिफाई करेगी तो, ठीक। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप ये हुआ था और इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते थे, 6 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य, बस इतना काफ़ी है। नेशनल बैंक ओपन में अगर हम देखें तो विजेता रहे थे पाब्लो बुस्टा जो कि जापान से, उपविजेता रहे थे ह्यूबर्ट हॉरक्रॉस जो कि पोलैंड से। महिला एकल में सिमोना हेलेप जो कि रोमानिया से, उसने जीता यहाँ पे महिला एकल। उपविजेता रही थी यहाँ पे बियाट्रिज हडाडा माइया ब्राज़ील से। स्लोवेनिया ओपन में अगर हम देखें तो ये विमेंस का टूर्नामेंट था, इसमें कैटरीना सिनियाकोवा जो कि चेक रिपब्लिक से विजेता रही, उपविजेता रही थी एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान से। 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, राजस्थान की टीम ने सर्विसेज टीम को हरा करके जीती थी। ये लखनऊ में हुआ था इवेंट। झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और 355 विकेट उनके नाम है और विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने आखिरी मैच खेला था। इनको छकड़ा एक्सप्रेस कहा जाता है और इन पर एक फिल्म भी बन रही है जिस पर इनका किरदार निभा रही है अनुष्का शर्मा। समिट्स देखेंगे हम लोग 2022 की। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 IIT रुड़की में हुआ था। उसके बाद 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन किया था मनोज सिन्हा ने। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ था। देन इसके बाद मंथन कॉन्फ्रेंस ये बेंगलुरु में हुआ था। इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक ये तिरुवनंतपुरम में हुई थी।
आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सात सदर्न जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ पे हुई? तिरुवनंतपुरम में। तो सदर्न जोनल काउंसिल के जो भी स्टेट्स पार्ट हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, इन सभी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया जो कि सदर्न जोनल काउंसिल के पार्ट हैं। 26 मुद्दों पर चर्चा हुई थी, 9 मुद्दों का समाधान हुआ। बेसिकली ये था कि इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है उनको अच्छे तरीके से निपटा लिया जाए। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का 8th कन्वेंशन हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 10th रिव्यू यहाँ पे हुआ था ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का न्यूयॉर्क यूएसए में। इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी को रोकना और शांतिपूर्ण उपयोग का सहयोग देना है। संधि की समीक्षा के लिए इसमें शामिल देश हर 5 वर्ष में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इसका आयोजन हुआ था 1 से 26 अगस्त के बीच। 23 से 26 अगस्त 2022 को चौथा इंडिया क्लीन एयर समिट हुआ था। कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटक में। शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर 6th नेशनल सिंपोजियम ऑन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज 2022 से कहाँ पे हुआ था? शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर, देहरादून, उत्तराखंड में। मंत्री स्तरीय वार्ता 2+2 ये जो हम जापान के साथ भी करने लगे हैं, ये टोक्यो में हुई थी। इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे 2+2, यानी कि एक रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर और राजनाथ सिंह जी, और वहाँ से भी जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हमादा यासुकाजू ने भाग लिया था यहाँ पे। वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस काफ़ी चर्चा में रही थी। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था 12 से 15 सितंबर के बीच। इसका थीम क्या था? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ये बड़ा जरूरी है थीम, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस ये अहमदाबाद में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट ये भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका आयोजन किया था। आगे है वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एक्सहिबिशन 2022, कोपेनहेगन में हुआ था डेनमार्क में। और यहाँ पर हमारे जल शक्ति मंत्री शामिल हुए थे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और इन्होंने डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री ली वर्मेलिन के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य परियोजना का संयुक्त श्वेत पत्र जारी किया था। ठीक है, यानी कि अर्बन वेस्ट वाटर लैंडस्केप इन इंडिया प्रोजेक्ट का इन्होंने जो है हम लोग कह सकते हैं वाइट पेपर जारी किया था जॉइंटली मिलकर के डैनिश एनवायरनमेंट मिनिस्टर के साथ। ठीक, कुल मिलाकर इंडिया ने अनवील किया था कि जो इंडिया में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है वो उसकी स्टेटस क्या है। देन इसके बाद खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडिया और ब्राज़ील ज्वाइंट कमीशन की 8वीं बैठक हुई थी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में 24 अगस्त 2022 को। इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर ने और ब्राज़ील की फॉरेन मिनिस्टर कार्लोस फ्रांका ने। ग्रामीण विकास बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसके बाद जो हम देखेंगे भारत सरकार की अध्यक्षता में साइबर सुरक्षा संबंध में बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक, बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की मीट साइबर सिक्योरिटी को लेकर हुई थी न्यू दिल्ली में, और इसको होस्ट किया था इंडिया ने। आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2022-23 के लिए जो बिम्स्टेक की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? थाईलैंड के पास है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चीन की अध्यक्षता या फिर कह सकते हैं चीन की मेजबानी में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी 8वीं। और आप जान रहे हैं कि जिस साल जिस ऑर्गेनाइजेशन की चेयर जिसके पास होती है, जैसे 2022 में जो ब्रिक्स है उसकी चेयर किसके पास है? ब्रिक्स की चेयर है चाइना के पास। तो ऑब्वियसली जितनी भी मीट होगी, चाहे वो शिखर सम्मेलन हो जैसे जून में हुआ था, और बाकी जितनी भी मीट होंगी इस साल अगले वर्ष तक, वो अध्यक्षता कौन करेगा या मेजबानी कौन करेगा? चाइना करेगा। और आगे भी आपको याद रखना है, जैसे प्रेसिडेंसी पहले ही अनाउंस कर दी जाती है। 2023-24 के लिए जो अध्यक्षता है वो किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है, ब्रिक्स की। अगेन जैसे G20 की अध्यक्षता इस वर्ष किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। तो चाहे समिट हो G20 की, चाहे अन्य कोई भी बैठक हो, शिक्षा मंत्रियों की बैठक हो, विदेश मंत्रियों की बैठक हो, साइबर से एसोसिएटेड मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्रियों की बैठक हो, सबको होस्ट कौन करेगा? बाली, इंडोनेशिया। मतलब इंडोनेशिया करेगा कहीं पर भी अपने शहर में। धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर गए थे पार्टिसिपेट करने। अगली G20 की चेयर किसके पास है? 2023 के लिए भारत के पास है, आप जानते हैं। गैस्टैक मिलान, ये फियारा मिलानो इटली में ये सम्मेलन हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन हम लोग कह सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल हुए थे भारत की तरफ से, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था सम्मेलन का? उभरते ऊर्जा के परिदृश्य पर चर्चा करना। आगे हम लोग देखेंगे G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक, ऑब्वियसली ये भी बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। भारत G20 की अध्यक्षता किस तारीख से ग्रहण कर रहा है? 1 दिसंबर 2021 से, ध्यान रखिएगा। G20 की समिट जो है अगले साल कहाँ पे होनी है? दिल्ली प्लस जम्मू में होनी है। अभी BPSC ने पूछा था, उसमें ई लगाना था आपको, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन, ये सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअल तौर पर। इसके बाद दूसरी G20 शेरपाओं की बैठक की हुई थी लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में, ठीक है। G20 शेरपा पहले पीयूष गोयल थे, लेकिन अब G20 शेरपा कौन है इस वर्ष के लिए भारत के? अमिताभ कांत हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी लखनऊ में, और इसका उद्देश्य था जो है प्रमोशन फ्रॉम टूरिज्म एंड कल्चरल प्राइड इन उत्तर प्रदेश, ठीक।
इसके बाद एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में। होस्ट भी उज्बेकिस्तान ने किया था समरकंद में, और इसमें जो है 22वीं बैठक थी या 22वां शिखर सम्मेलन था कुल मिलाकर के। ईरान को एक स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता इसमें दे दी गई है फाइनली, ठीक है। भारत सितंबर 2022 को ठीक 1 वर्ष के लिए जो एससीओ की अध्यक्षता प्राप्त करेगा। मतलब G20 की भी अध्यक्षता अगले वर्ष भारत कर रहा है, एससीओ की भी कर रहा है, मतलब एससीओ की प्राप्त कर ली है एक्चुअली अध्यक्षता। ये 2023 सितंबर तक अब अध्यक्ष कौन रहेगा, भारत रहेगा, और एससीओ शिखर सम्मेलन का मेजबानी भी भारत करेगा जो कि दिल्ली में होगी। एससीओ की पर्यटन राजधानी 1 वर्ष के लिए कौन सी सिटी बनाई गई है, भारत की वाराणसी बनाई गई है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्फ्रेंस ये करहल मध्य प्रदेश में हुई थी, बस इतना जरूरी है, वेन्यू ध्यान रखना। लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस ये हुई थी न्यू दिल्ली में। लीड्स कॉन्फ्रेंस किससे एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर से। पहला भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 17 सितंबर 2022 को, केवल डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये हुई थी बाली इंडोनेशिया में। इसके बाद गो आधारित प्राकृतिक खेती प्रयोग कार्यशाला, ठीक है, काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग वर्कशॉप ये हुई थी लखनऊ में 2022 में। इसके बाद स्मार्ट ग्राम पंचायत की राष्ट्रीय कार्यशाला ये लखनऊ में हुई थी। नेशनल वर्कशॉप ऑफ स्मार्ट ग्राम पंचायत ये भी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। इस कार्यशाला का उद्देश्य था ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और वाईफाई से लैस करना और उन्हें स्मार्ट बनाना। तो काउ फार्मिंग या काउ आधारित फार्मिंग के लिए 27 जनपदों का चयन किया गया है। यहाँ पर काउ डंग बेस्ड प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया गया था और कहा गया था, मतलब हमारे सीएम के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश सरकार बाजार उपलब्ध कराएगी। इब्सा की जो ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 10वीं, ये न्यूयॉर्क में हुई थी। इसको प्रोसाइड किया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ये एकता नगर गुजरात में आयोजित हुई थी। 2 दिवसीय नमन प्रोग्राम ये वो था गोमती नगर लखनऊ में पंडित लच्छू महाराज की स्मृति और कथक केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ये एक इंटरनेशनल सम्मेलन था, इस वजह से वेन्यू ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात। ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 हुई थी कांकरिया अहमदाबाद में। इसके बाद स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव ये हुआ था। इसका जो मेन फोकस क्या था, इसका मेन फोकस था ऑर्गन डोनेशन से एसोसिएटेड जो चैलेंजेस इंडिया में उनको कैसे डील किया जाए। वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुई थी और विश्व भर के युवा नेताओं का इसमें सम्मेलन देखा गया था। वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 मैनचेस्टर इंग्लैंड। भारत, यूएई और फ्रांस के बीच एक त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी अमेरिका में। भारत की तरफ से शामिल हुए थे सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नयान, फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री कैथरीन कोलोना, ये इसमें शामिल हुए थे। देन इसके बाद भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी हैदराबाद इंडिया में। फ्रांस के विदेश मंत्री और यूरोपीय मामलों के मंत्री कैथरीन कोलोना आए थे यहाँ पर भारत की यात्रा पर, तो यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स हुई थी हैदराबाद में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय 77वीं बैठक हुई थी न्यूयॉर्क अमेरिका में। 14वीं इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीट हुई थी अबू धाबी दुबई में। तो यूएई के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए थे। 2 समझौते किए गए थे, ग्रेट इंडियन बस्टर और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना और हौबारा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के सृजन के लिए समझौता। भारत संयुक्त अरब अमीरात सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना के लिए यहाँ पे समझौता हुआ है। तो मतलब कल्चरल रिलेशंस इंडिया जो एस्टैब्लिश करेगा यूएई के साथ। तो ये मेन हाईलाइट हो गई। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये हुआ था सूरत गुजरात में। इसका उद्देश्य था सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा को प्रमोट करना। इसमें अध्यक्षता की थी या कह सकते हैं कार्यक्रम का उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। इंडिया आइडियाज समिट ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया था यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल अफेयर्स साउथ एशिया ने। डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस ये हुई थी गंगटोक सिक्किम में। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। सिम्फन ई सम्मेलन हुआ था। सिम्फोन का यहाँ पर देख सकते हैं सिम्फो एन ई, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से एसोसिएटेड ये वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ब्यूटी और टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने से एसोसिएटेड था। और जैसे सीरीज ऑफ डायलॉग्स अभी होंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डेवलपमेंट समिट से पहले, उसका ये पार्ट है ये सिम्फोन ई। ये इसका मतलब मेन थीम क्या है, टूरिज्म ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है G20 एग्री समिट, ये बाली इंडोनेशिया में हुई थी। हमारे कृषि मंत्री इसमें शामिल हुए थे। इंडिया और यूएस का जॉइंट क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग ये लॉन्च हुआ था कहाँ से, न्यू दिल्ली से। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अगर हम देखें तो ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया था और इसमें शीर्ष 3 व्यक्ति कौन थे, सबसे पहले एलॉन मस्क, फिर जेफ बेजोस और थर्ड पर गौतम अडानी और फोर्थ पर बर्नार्ड और नॉल्ट फ्रांस से। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एशियन पर्सन ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। गौतम अडानी भारत से थर्ड पर। LIC कंपनी टॉप 10 से बाहर हो गई थी, टॉप 10 में आ गई थी लेकिन फिर फाइनली जो है 11वें पर आ गई थी। बजाज फाइनेंस कंपनी ने 10वां स्थान ले लिया था।
तो ये अपडेट करना था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पर जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें LIC नहीं, LIC 11वें पर है। हालांकि टॉप 5 ही आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देन TCS, फिर HDFC बैंक लिमिटेड, फिर इन्फोसिस, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में ये सबसे 5 शीर्ष बड़ी कंपनियां भारत की। आगे हम लोग देखेंगे भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण, ये प्रिजर्विंग प्रोग्रेस एट द लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक रिपोर्ट। ये किसने पब्लिश की है? पोषण अभियान इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक रिपोर्ट पब्लिश की है नीति आयोग ने। और सबसे मतलब बड़े राज्यों में जो अव्वल राज्य रहे हैं पेंडेमिक के समय जिन लोगों ने जो है न्यूट्रिशन का अच्छा लेवल मेंटेन रखा, उसमें महाराष्ट्र टॉप पर, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है। बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर राज्य जो रहे थे वो पंजाब और बिहार। छोटे राज्यों में अव्वल राज्य सिक्किम रहा था और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अव्वल जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो दादर नगर हवेली और दमन दीव। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल यूसेज रिपोर्ट आई थी कि ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग पर सबसे ज़्यादा मामलों का निस्तारण करने वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो टॉप पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर है मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ ज्वाइंटली। और पोर्टल में सबसे दर्ज मामलों के निपटान पर मतलब मामला दर्ज करने में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर है मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़। और मामले के निस्तारण या फिर मामले के निपटाने के मामले में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर गुजरात है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर सवाल पूछा गया था UPPSC 2022 प्रीलिम्स पेपर में, लेकिन वो इंडेक्स आया नहीं था। खैर अब आ चुका है इंडेक्स। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या फिर हम कह सकते हैं सिंपली एजुकेशन, और उसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम। तो टॉप पर कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है, थर्ड पर आइसलैंड है, फोर्थ पर हांगकांग है, फिफ्थ पर ऑस्ट्रेलिया है, सिक्स पर डेनमार्क, सेवन्थ पर स्वीडन, देन आयरलैंड, फिर जर्मनी, देन उसके बाद नीदरलैंड। तो आप देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ का बोलबाला है टॉप 10 में। तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रीजन कौन सा होगा? ठीक है, यूरोपियन रीजन है। देन इसके बाद भारत की रैंक बड़ी जरूरी है। भारत का स्कोर और रैंक दोनों ध्यान रखिएगा। स्कोर है 0.633 और भारत की रैंक है 132वीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में। सबसे आखिरी पर कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? साउथ सूडान है। ठीक है, साउथ सूडान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फॉर्च्यून इंडिया की रिच लिस्ट है। फॉर्च्यून इंडिया इसको पब्लिश करता है। तो इस सूचकांक में फॉर्च्यून इंडिया की रिच लिस्ट में टॉप पर है गौतम अडानी, सेकंड पर मुकेश अंबानी आ गए थे, थर्ड पर शपूर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री फैमिली। इसके बाद ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म है चेनालिसिस। इसकी रिपोर्ट में क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में टॉप पर है वियतनाम, लगातार 2 बार टॉप पर है दूसरे साल, फिर फिलीपींस, फिर यूक्रेन, फोर्थ पर भारत है, फिफ्थ पर पाकिस्तान है। तो मतलब भारत में क्रिप्टो काफ़ी जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्टो भारत में कोई लीगल टेंडर नहीं है। ये एक जो है एक जिन्स है खाली, ठीक है, एक मर्चेंडाइज है जिस पर सरकार टैक्स लगाती है। इसके बाद टॉप टेक्निकल सेंटर्स इन एशिया पैसिफिक रिपोर्ट, कुशमैन और वेकफील्ड की रिपोर्ट में टॉप टेक्निकल सेंटर्स की जो लिस्ट बनी है उसमें टॉप पर है बीजिंग, फिर बेंगलुरु है सेकंड पर, थर्ड पर चेन्नई, फोर्थ पर दिल्ली और फिफ्थ पर हांगकांग। मतलब ये टेक सिटीज़ हैं। टेक सिटीज़ की लिस्ट में टॉप पर बीजिंग, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर दिल्ली, फिर हांगकांग। और ध्यान रखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर नहीं है, एशिया पैसिफिक रीजन की बात हो रही है। कंटार की ब्रांड्स रिपोर्ट आई है। इसमें टॉप ब्रांड है भारत का TCS, फिर है HDFC बैंक, फिर इन्फोसिस है, फिर एयरटेल है, फिर एशियन पेंट्स है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देन LIC है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, फिर ICICI बैंक है, फिर जियो है। ठीक है, देन इसके बाद आगे हम देखेंगे IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट है। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में टॉप पर गौतम अडानी, फिर मुकेश अंबानी, फिर साइरस पूनावाला, फिर शिव नादर और फिर राधा किशन दमानी। नायका ब्रांड की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को पछाड़कर फाल्गुनी जो है भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में। इसके बाद 32वां ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स आया था ZEN ग्रुप के द्वारा। तो टॉप फाइनेंशियल सेंटर इनके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में है न्यूयॉर्क, फिर लंदन है, फिर सिंगापुर है, फिर हांगकांग है, फिर सैन फ्रांसिस्को है। ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। इसके बाद ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा काम करने की सबसे अच्छी जगहों की रिपोर्ट में PT टेलीकॉम इंडोनेशिया टॉप पर है। इसमें कुल मिलाकर एशिया के ही ग्रेट प्लेस टू वर्क को शामिल किया गया है। LG इनोटेक कंपनी लिमिटेड साउथ कोरिया की सेकंड पर, नादी मेडिकल कंपनी ये सऊदी अरब की थर्ड पर, आई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड भारत फोर्थ पर और एवरी डेनिसन सामग्री वियतनाम ये फिफ्थ पर है। रिपोर्ट में जो जिन भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है वो है आई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फोर्थ पर, 13 पर बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड और 21वें पर है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, ये है ग्रेट प्लेस टू वर्क भारत के। आप ये आई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वाला जरूर देखिएगा क्योंकि ये फोर्थ पर है, फ्लिपकार्ट 21वें पर है, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 13 पर है,
ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट आई है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म हैनली और पार्टनर्स के द्वारा। शीर्ष 5 शहरों में टॉप पर न्यूयॉर्क पर को रखा है इन्होंने, सेकंड पर टोक्यो को, थर्ड पर सैन फ्रांसिस्को को, फोर्थ पर लंदन को और फिफ्थ पर सिंगापुर को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार दिल्ली में सर्वाधिक अपराध दर है और कोलकाता में अपराध दर सबसे कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स nambio.com की आई थी, इसमें कुछ आइलैंड नेशंस की कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली गई, तो बरमूडा टॉप पर है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, फिर बहामास, फिर बारबाडोस और फिफ्थ पर आइसलैंड। उसके बाद ये शुष्कता विसंगति आउटलुक इंडेक्स, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी किया था। सूखे की चपेट में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें सबसे पहले पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर बिहार है, थर्ड पर झारखंड है, फोर्थ पर हरियाणा है, फिफ्थ पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद है वैश्विक एड्स अपडेट रिपोर्ट, ये किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशंस ने, और इसका टाइटल क्या है? इन डेंजर। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी कोई आंकड़े इसके जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। ग्लोबल एड्स रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशंस ने। इसका टाइटल क्या है? इन डेंजर। वर्ल्ड टॉप एयरलाइंस की लिस्ट आई है, इसमें कतर एयरवेज टॉप पर है, सेकंड पर सिंगापुर एयरलाइंस है, थर्ड पर अमीरात एयरलाइंस है, और टाटा समूह की कंपनी जो है विस्तारा, उसको टॉप 20 में स्थान दिया गया है, 20th पोजीशन पर। इसके बाद MSCI इंडेक्स के बारे में बात कर लें तो इसमें चीन, फिर भारत, फिर ताइवान, चाइना, इंडिया, ताइवान MSCI इंडेक्स में। और चिड़ियाघरों की रैंकिंग आई सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा, उसमें पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल ये टॉप पर है चिड़ियाघरों के मामले में, और आरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई ये सेकंड पर है, फिर श्री चमार राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर कर्नाटक थर्ड पर, और अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता फोर्थ पर, ठीक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश ने 17 स्टेट्स को ओवरटेक कर लिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में कम है, 3.9% है। भारत में औसत बेरोजगारी दर कितनी है? 8.3% है, ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में जो टॉप पर है कंपनी भारत की, वो है KVIC कंपनी, ठीक है। KVIC खादी कंपनी जो है टॉप पर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के मामले में। मंथली करंट अफेयर में अब लोग MCQ सेक्शन पर आ चुके हैं। अगस्त मंथ 2022 में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया था? तो यात्री ट्रेन पर काम चल रहा था जर्मनी में काफ़ी दिन से, लेकिन ये फाइनली फर्स्ट फ्लीट शुरू कर दी जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। ऑलस्टोम नामक एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने जो है जर्मनी के लिए इन ट्रेन्स को डिज़ाइन किया है। वहाँ पे जो डीजल ट्रेन्स चलती हैं उनको रिप्लेस कर लेंगे अब ये हाइड्रोजन ट्रेन्स। जर्मनी के लोअर सेक्शोनी में इसको जो है शुरू कर दिया गया है इन ट्रेन को। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं, इसमें सेक्शोनी जो प्रांत है वो किस मिनरल के लिए फेमस है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा मिनरल जो है सेक्शोनी में पाया जाता है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है। एयर एशिया इंडिया अगस्त 2022 में CAE कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन है, सही है ये। इसके बाद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी परियोजनाओं का फाउंडेशन स्टोन रखा था भुज गुजरात में, ये भी सही है, उन परियोजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद है अगस्त 2022 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने ग्रेटर नोएडा में पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अनुपालन करते हुए लॉ स्कूल शुरू हुआ है, सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लाइंट पहला लॉ स्कूल जो शुरू हुआ है वो है ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही हैं, कोई भी जो है गलत नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है? 2046 तक, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय TB प्रभाग द्वारा कितने अधिक बोझ वाले आदिवासी जिलों को TB मुक्त होने के लिए चुना गया है? TB फ्री करने के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, जो कि काफ़ी बैकवर्ड हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं और जहाँ पर हाई बर्डन है। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI न्यू दिल्ली में जनजातीय TB पहल के तहत आश्वासन अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नवनिर्वाचित हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया है कि इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है कहाँ पे स्थापित होगा? लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी पहला भारत का लद्दाख में। देन इसके बाद न्यूपोर्ट USA में आयोजित समारोह में ऑस्ट्रेलिया टेनिस खिलाड़ी लेटन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट, C। तो इसके बाद नाइट स्काई सफारी जो है, नाइट स्काई अभ्यारण्य बेसिकली नॉट सफारी, नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के होनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में स्थित होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
प्रधानमंत्री जी ने गुजरात अहमदाबाद में अटल ब्रिज का शुभारंभ किया है। अटल ब्रिज का नामकरण किया गया था लास्ट ईयर गुड गवर्नेंस डे के दिन, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी होता है। तो अटल ब्रिज जो है किस नदी के ऊपर बना है, अगर ये पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा साबरमती रिवर, ऑप्शन नंबर बी। चीन के प्रथम ठोस प्रणोदक रॉकेट के बारे में क्या कथन सही है? जुलाई 2022 में चीन ने अपने सबसे पहले सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट ZK-1A को सफलतापूर्वक भेजा था, और 30 मीटर का ये ZK-1A लिजियान रॉकेट जो है जिक्वान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया था, मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से, ठीक है। और ये जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है अपने 6 सब सेटेलाइट, 6 न्यू सेटेलाइट्स के साथ ही रॉकेट। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक नया वैक्सीन बनाया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च किया है, जिसको जाना जाएगा सर्वावैक के नाम से, ठीक है। सर्वावैक के नाम से इसको जाना जाएगा, और ये जो है भारत का पहला, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड का पहला फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होगा, जिसको लॉन्च किया गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नुआखाई जुहार नामक कृषि उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये कृषि उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी। नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंटघाट भी इसको बोलते हैं, सी। IMF ने किस देश की मदद के लिए $2.9 अरब के कर्ज की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। जुलाई मंथ 2022 में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर द्वारा पहली बार 3 सब एटॉमिक खोजे गए हैं, जिसमें से एक पेंटाक्वार्क और 2 टेट्राक्वार्क हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स के डेवलपमेंट्स होते हैं, क्वार्क जो है पार्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है, तो ये पेंटाक्वार्क और 2 टेट्राक्वार्क खोजे गए हैं। इसके बाद स्कॉटलैंड मासिक धर्म संबंधी उत्पाद निःशुल्क करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये न्यूज़ जो है 2020 में भी आई थी सेम। स्पेस किड्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है। ये भी सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सारे कथन यहाँ पे सही है। अगस्त मंथ 2022 में शिक्षित स्नातकों को सार्थक सहयोग के लिए जोड़कर बुजुर्गों की मदद करने के लिए गुड फेलो नामक जो इनिशिएटिव है वो किसने शुरू किया है? गुड फेलो नामक स्टार्टअप बेसिकली किसने शुरू किया है? तो ये है रतन टाटा का, ऑप्शन नंबर सी गुड फेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से 31 अगस्त 2022 तक किस देश की महारानी भारत की यात्रा पर थी? तो रानी मैक्सिमा आई थी नीदरलैंड से, भारत की यात्रा पर थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो बनने जा रहा है उसके संबंध में क्या सही है? पश्चिम बंगाल के मायापुर के नादिया डिस्ट्रिक्ट में वैदिक तारामंडल का मंदिर यहाँ पे बनने जा रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वैदिक प्लेनेटेरियम टेम्पल, ये बनेगा नादिया डिस्ट्रिक्ट मायापुर वेस्ट बंगाल में। और ये कहा जा रहा है कि ये सेंट पॉल कैथेड्रल जो वेटिकन में है उससे बड़ा होगा, ताजमहल से बड़ा होगा, ठीक है। और ये 2024 तक बनकर के तैयार हो सकता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा उत्तर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। अभी तक का सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो कहाँ पे? अंकोर वाट टेम्पल जो है कैम्बोडिया में, वो सबसे बड़ा है, और जब ये बन जाएगा तो ये सबसे बड़ा होगा। जुलाई मंथ 2022 में किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हटने का निर्णय लिया है? तो रशिया जो है इससे हट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी। ये अंतरिक्ष मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना का पार्ट अब जो है नहीं रहेगा रशिया। 31 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में देश के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है CM अरविंद केजरीवाल जी ने पहला ये वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया था पूरे कंट्री का, तो यूपी के CM ने नहीं। दूसरा है कि यूनिट 1 जो अनेबल किया गया था मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, ये किया गया था सितंबर मंथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, सही है। अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा सीमा पार भुगतान समाधान ग्लोबल पे लॉन्च किया गया है, यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशन ग्लोबल पे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओनली 1, ठीक है। बाकी सेकंड और थर्ड सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। आगे हम देखेंगे कि 9/11 की कौन सी बरसी बनाई गई थी? तो 9/11 की यहाँ पे 21वीं बरसी बनाई गई थी। कौन इसको मनाता है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली 3D प्रिंटेड कॉर्निया के बारे में क्या सही है? इसको डेवलप किया गया था अगस्त मंथ 2022 में, किसके द्वारा? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा, ठीक है। वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल था। पहली बार ये ट्रांसप्लांट रैबिट की आई में, यानी खरगोश की आंख में किया गया है, और पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित तकनीक है, सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। सितंबर मंथ 2022 में वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है। कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? मतलब कहाँ पे ये नहीं खुलेगा कॉलेज? तो ये कॉलेज खुलेगा आपका महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में।
तो सहारनपुर में ये इस स्कीम के तहत मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के तहत ये कार्य हो रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। देश की पहली उच्च क्षमता वाली ब्रॉडबैंड सेवा के बारे में क्या सही है? ह्यूजिस कम्युनिकेशन जो है भारत का पहला हाई थ्रूपुट सेटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस जो है शुरू करने वाला है। इसमें जो हेल्प ली जाएगी सेटेलाइट की वो है GSAT-11 और GSAT-29 कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो इसरो के हैं। तो सही है दोनों। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। दोनों सही हैं, तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, डी। अभी तक हमारे यहाँ पर 15-16 तक 10 एग्रीकल्चरल सेंसस हो चुके थे। 11वां एग्रीकल्चरल सेंसस की शुरुआत की गई है। तो किसने की है? हमारे कृषि मंत्री ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इन्होंने 11वें एग्रीकल्चरल सेंसस जो कि शुरू हो रहा है उसको हरी झंडी दिखाई है। पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के लिए मिनिस्टर्स डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। ऑप्शन नंबर ए। मिनिस्टर्स डैशबोर्ड में जो शामिल योजनाएं हैं वे पशु स्वास्थ्य और बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं। सबसे पहला, मध्य प्रदेश सरकार ने पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करके एक नया कर्मझिरी अभयारण्य का सृजन किया है। ठीक है। हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया है। सही। उसके बाद HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश का पहला 1 स्टॉप सोल्यूशन ऑल थिंग्स EV लॉन्च किया है। ये भी सही है। उत्तर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। इनमें से किस कंट्री की नेवी को भारत की नेवी ने डॉर्नियर समुद्री टोही विमान प्रदान किया है? डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट। ये भारत ने भेजा है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण इस राज्य पर 350 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाया गया था ये वेस्ट बंगाल पर। ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। सितंबर मंथ 2022 में भारत के 3 नगरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया था। इनमें से 3 में से किसको नहीं शामिल किया गया था बताना है आपको। तो थ्रिसूर शामिल था, नीलंबूर शामिल था, वरंगल शामिल था। कौन नहीं शामिल था? कोलार। ऑप्शन नंबर बी, कोलार नहीं शामिल था। तो इसमें हम देखेंगे त्रिशूर और नीलांबूर केरल के 2 शहर, तेलंगाना के वरंगल को शामिल किया गया है। यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की लिस्ट में भारत के इन 3 शहरों को, यूक्रेन की राजधानी कीव को, दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन और UAE शहर शारजाह को शामिल किया गया है। और भारत समेत दुनिया के 44 देशों के 77 शहरों को 2022 में इस सूची में शामिल किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत राज्य के किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है? तो ये तो आंख बंद करके आप लगा सकते थे। इसका उत्तर कन्नौज होगा। ठीक है। कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला का भी आयोजन होगा दिसंबर में। यहाँ पर एक परफ्यूम पार्क बनेगा। 15 नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस आधारित ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा पुणे के चाकन में भारत का पहला LNG बेस्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया जाना है। ठीक है, ये सही कथन है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था। ये भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। किस राज्य की सरकार ने राज्य की नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, OBC और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 77% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है झारखंड ने। 77% आरक्षण की मंजूरी दी है झारखंड ने। और उन्होंने जो है अप्रूव किया था बिल जिससे झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज एक्ट 2001 में संशोधन किया गया है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट इंडिया के बारे में क्या सही है? यहाँ पे सितंबर मंथ में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट इंडिया जो है लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ऑन ग्राउंड प्रदर्शन, पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो सही है ये दोनों स्टेटमेंट। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। फ्लाइंग बाइक एक चर्चा में रही थी, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? दुनिया की सबसे पहली उड़ान भरने वाली बाइक एक्स टूरिज्मो 40 ये जो है 40 मिनट तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है बाइक। ठीक है, एक्स टूरिज्मो। और इस बाइक को अमेरिका में डेट्रॉइट ऑटो शो जो हुआ था 2022 में, उसमें डेब्यू किया गया था। और इस बाइक को जो है जापान की एयर विंड्स टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। सही है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। डी, डेट्रॉइट जो है इसको ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन संबंधी अंतिम अधिसूचना निर्गत की जाने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। 4 नगर पंचायतों में से कौन सा एक नगर पंचायत शामिल नहीं है? माँ कामाख्या अयोध्या, इसको शामिल किया गया है। संकिसा बस्तनपुर फर्रुखाबाद, इसको शामिल किया है। हेतिमपुर देवरिया, इसको शामिल किया गया है। मठौली को शामिल किया गया है। गायसड़ी को नहीं शामिल किया गया है।
ठीक है, ये 4 नगर पंचायतें जो अप्रूव हुई इनका नाम ध्यान रख सकते हैं आप। तो अब नगर निकायों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई? 756। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में देश के सबसे बड़े रबर बांध और एक स्टील पुल का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो बिहार से इसका उद्घाटन हुआ है। सबसे बड़ा स्टील पुल बन रहा है गांधी सेतु, और फल्गु रिवर पर ये रबर डैम बन रहा है। ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय वर्तमान में हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत में हड़प्पन साइट जो सबसे बड़ी है एरिया वाइज, राखीगढ़ी वहीं पर बन रहा है। ये एक ओपन एयर थिएटर और एक पुस्तकालय यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो भारत में हड़प्पा स्थल जो सबसे बड़ा है वो राखीगढ़ी है, वहीं पर ये बन रहा है। ध्यान रखना आसान है। ठीक है, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पन कल्चर, ये बनेगा। 6 सितंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर मंथ 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर सी। सितंबर मंथ 2022 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO ने वर्ष 2021 के लिए किस गांव को दुनिया का बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड से नवाजा है? बेस्ट टूरिज्म विलेज ये घोषित हो चुका था लास्ट ईयर ही, लेकिन फॉर्मली ये अवार्ड इसको दिया गया लड़पुरा खास को, जो कि मध्य प्रदेश से है। और किसको किसको चुना गया था? 3 गाँवों को फाइनल किया गया था। पोचमपल्ली को, ठीक है, मेघालय के कांगतोंग को, और मध्य प्रदेश से लड़पुरा खास को। तो लड़पुरा खास का नाम फाइनल हुआ था फाइनली, तो यहाँ पे सी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद सऊदी अरब ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो सऊदी अरब जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, पहले रशिया था, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रशांत महासागर में आए सुपर टाइफून हिन्नमोर के संबंध में कौन सा कथन सही है? 30 अगस्त 2022 को हिन्नमोर आया था, हिन्नमनोर, और पृथ्वी पर श्रेणी 5 तूफान ये बना था क्योंकि 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी हवाएं पहुंच गई थी। पैसिफिक ओशन में आया था। जापान अनअफेक्टेड रहा था पहली बार पूरे अगस्त में, क्योंकि ये टाइफॉन बिल्कुल अगस्त के एंड में आया था। और अटलांटिक ओशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि अगस्त में कोई तूफान नहीं आया। सिंगल हरिकेन वॉज नॉट सीन सिंस 1997। पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सारे सही है, डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो हिन्नमनोर जो है कहाँ पे आया था? पैसिफिक ओशन में, ये बड़ा जरूरी है। दूसरा जरूरी है कि इसने किसको किसको अफेक्ट किया था? जापान को, साउथ कोरिया वगैरह को। अगस्त मंथ 2022 में रेलटेल और क्लाउड एक्सटेल द्वारा भारत का पहला न्यूट्रल शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क पायलट आधार पर कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोएडा, माफ कीजिएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई रेलवे स्टेशन में इसको लॉन्च किया गया है पायलट तौर पर सबसे पहले। राजनाथ सिंह जी मंगोलिया की यात्रा पर गए थे, उसके संबंध में क्या कथन गलत है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है ये मंगोलिया की यात्रा पर गए थे यहाँ पर 5 दिवस के लिए, सही है ये। पहली बार भारत का कोई रक्षा मंत्री मंगोलिया गया था, ये भी सही है। इसके बाद है कि इसका एम था इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को मजबूत करना, मतलब भारत और मंगोलिया के बीच जो रक्षा और सुरक्षा संबंध है उनका विस्तार करना। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी सही है। सितंबर 2022 में भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश के पहले इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक के इनकोवैक को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को देने के लिए आपातकालीन मंजूरी प्राप्त कर ली है। ठीक है, मतलब ये नाक से दिए जाने वाला ये वैक्सीन होगा, इसको मंजूरी मिल गई है। इसको किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने कमेटी बनाई है, किरीट एस्पारिक कमेटी, जो कि देखेगी कि किस तरीके से जो लगातार एलपीजी गैस प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसको कैसे नीचे लाया जा सकता है। पूर्व में पेट्रोलियम के बढ़ते प्राइजेस पर भी इसी किरीट एस्पारिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी काफ़ी सालों पहले। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। सितंबर मंथ 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में सूर्य मित्र तैयार करने की योजना बनाई है। 3 कथन है इसके बारे में। करीब 10,000 सूर्य मित्र बनाने की घोषणा की गई थी। नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई उत्तर प्रदेश में। सौर नीति में कहा गया कि बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, सही है। उसके बाद कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमकों को ₹1 प्रति एकड़ प्रति साल के हिसाब से 30 वर्ष के लिए जमीन लीज पर देने का प्रावधान किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट्स यहाँ पे लगाए जा सकें उत्तर प्रदेश में। तो सारे कथन यहाँ पे सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, सारे कथन सही। अगस्त 2022 में किस देश में अपनी एक सड़क का नाम विश्व विख्यात भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर रख दिया गया है? तो कनाडा में जो मार्कम सिटी है उसमें एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रख दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, कनाडा।
रक्तदान अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ये रक्तदान अमृत महोत्सव था, इसमें स्वैच्छिक रूप से रक्तदान अभियान चलाया गया था। ब्लड डोनेशन से संबंधित ये कैंपेन था कि शुरू किया गया था सफदरजंग अस्पताल में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अमृत महोत्सव के पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान किया था, जो कि अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर भी सभी स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2022 में केरल के कोझिकोड में अपनी पहली केवल महिलाओं वाली शाखा खोली है, यानी कि फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच, ये किसने खोली है? HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला है कि आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पर हर घर में RO का पानी उपलब्ध है। सही उत्तर है ये, मतलब सही कथन है ये। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश जल्द ही रक्षा अध्ययन और प्रौद्योगिकी का एक स्कूल स्थापित करेगा जहां पर रक्षा क्षेत्र की बारीकियां पढ़ाई जाएंगी, ये भी सही है। देन इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI से 5 स्टार रैंक प्राप्त की है। सही है ये। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत सर्वाधिक जलाशयों का निर्माण जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश से, जहाँ से योजना की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से योजना की शुरुआत हुई थी या फिर पहला अमृत सरोवर देश का कहाँ पर बनाया गया था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अमृत सरोवर कहाँ पर लगाए गए हैं? लखीमपुर खीरी में 256। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानम भारत की संस्कृत में बनी साइंस डॉक्यूमेंट्री है जिसमें मिशन मंगल की सफलता को यहाँ पे दर्शाया गया है। सही है। इसमें जो मतलब कलाकार हैं इस डॉक्यूमेंट्री में संस्कृत भाषा में बोलते हुए दिखाई देंगे आपको। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप और UK बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने सतत समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2022 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट पर राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने का निर्णय लिया। तो UAE का ये जो चंद्रमा पर रोवर जाएगा उसका नाम होगा राशिद। ठीक है। प्रधानमंत्री ने नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से सरदार सरोवर नर्मदा बांध की शुरुआत की है। ये 357.18 किलोमीटर लंबा है। इसका जो मतलब जो कच्छ ब्रांच है वो इतना लंबा है 357.18 किलोमीटर, और इसे विश्व की सबसे लंबी नहर शाखा कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भागीदारी में GEF लघु अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है, यानी कि GEF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है UNDP ने टेरी के साथ मिल करके। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी होगा, लेकिन यहाँ पर होगा नन ऑफ द अबव। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट हैं। उपर्युक्त सभी सही हैं, यहाँ पे होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2022 के मौके पर भारतीय नौसेना ने कितने महाद्वीपों पर अपने जहाज़ों पर ध्वजारोहण किया था? तो 6 कॉन्टिनेंट में भारतीय जहाज गए थे। कहाँ कहाँ गए थे उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे एशिया में अगर बात करें तो मस्कट ओमान में जो नौसेना जहाज गया था वो गया था INS बेतवा और INS चेन्नई। सिंगापुर में गया था INS सरयू। अफ्रीका में मुम्बासा जो पोर्ट है केन्या में, वहाँ पर INS त्रिकंद गया था। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में गया था INS सुमेधा। उत्तरी अमेरिका में सैन डियागो USA में INS सतपुड़ा गया था। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में INS तरकश गया था। यूरोप में लंदन में गया था तरंगिनी। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, बिल्कुल मैचिंग में आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। बढ़ते हम लोग आगे। अगस्त 2022 में किस सोशल मीडिया कंपनी द्वारा अपना सबसे उन्नत मशीन लर्निंग चैटबॉट ब्लेंडर बॉट 3 जारी किया गया है? ये जारी किया फेसबुक ने, जिसको अब हम मेटा के नाम से जानते हैं। डी। कर्तव्य पथ के उद्घाटन संबंध में कौन सा सही है? प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग को कर्तव्य पथ कहा है और इसका उद्घाटन किया गया था 8 सितंबर को। नगर पालिका परिषद जो नई दिल्ली में है उसकी बैठक में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की सड़क को राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी। यहाँ पे दोनों सही है। कर्तव्य पथ के उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया था। 102 साल में तीसरी बार राजपथ का नाम बदला गया है। ब्रिटिश शासन में इस सड़क को किंग्सवे कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था, क्योंकि किंग्सवे का ये हिंदी अनुवाद था, बदल करके इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सितंबर 2022 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने किन 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी? बल्क ड्रग पार्क खुलेंगे हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रारंभिक तौर पर, ध्यान रखिएगा।
भारतीय औषध उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र लगाने की घोषणा की थी। कार्बन फाइबर संयंत्र को गुजरात के हजीरा में स्थापित किया जाना है और इस संयंत्र का पहला चरण वर्ष 2025 में पूरा किया जाएगा। ये भी सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा डी, सारे कथन सही हैं। नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन हुआ था नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में और बागवानी विभाग नागालैंड द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, सही। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। कार्बन फाइबर बहुत इमर्जिंग मटेरियल है, इसका यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे जगहों पर, इंडस्ट्रीज़ में, इवन स्मार्टफोन भी कुछ कुछ कंपनीज बना रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो क्यों ये यूज़फुल है, इसका क्या रोल होता है? ये एक हाई परफॉर्मेंस मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। और कार्बन फाइबर स्ट्रॉन्गर है स्टील से भी ज़्यादा, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की वजह से स्टील से भी ज़्यादा कई बार स्ट्रॉन्ग होता है और एल्यूमिनियम से भी लाइट ये बनाया जा सकता है, सही है ये। तो ये पेपर में अभी आया था, एक पेपर अभी यूपीएससी का हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें डी होगा। दोनों कथन सही हैं कि ये इस्पात से प्रबल और एल्युमिनियम से हल्का बनाया जा सकता है कार्बन फाइबर। योगन सैटेलाइट 3302 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसको लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा और इसको जीवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य रहेगा साइंटिफिक डिस्कवरी, लैंड रिसोर्स सर्वे और क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन में और डिजास्टर प्रिवेंशन में हेल्प करना। तो उद्देश्य भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी इसमें। ये है याओगान सैटेलाइट जो कि अभी सितंबर में चीन ने लॉन्च किया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव के संबंध में कौन सा सही है? 15 अगस्त 2022 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग डिस्ट्रिक्ट के सेप्पा से श्यांग ताजो तक ड्रोन सर्विसेज की शुरुआत की गई थी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से शुरू की गई है सर्विस अरुणाचल प्रदेश में और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करना। उद्देश्य भी इसका जो है उत्तम है और इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप रेडविंग लैब्स के द्वारा। तो हमारा सारे कथन यहाँ पे सही है, 1 2 3, आंसर हो जाएगा डी। अगला कथन मतलब ये अगला सवाल है हमारा। इसमें पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुडुचेरी को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है, जबकि गलत है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो पुडुचेरी नहीं है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जबकि पुडुचेरी जो है वो हर घर जल सत्यापित संघ शासित प्रदेश है, मतलब हर घर जल सत्यापित जो यूनियन टेरिटरी है वो तो है पुडुचेरी, लेकिन भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है। सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया आयकर विभाग की नई प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली टिन 2.0 पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था, सही। हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ओनली। 12 अगस्त 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की कि राज्य का 5वां हाथी अभयारण्य तिरुनेलवेली जिले के अगस्तमलाई में खोला जाएगा, सही है। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी वित्तीय संस्थानों हेतु लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज के अनुदान को वार्षिक 1.5% करने की मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद है कि राजीव चंद्रशेखर जो MEIT देख रहे हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये, इन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा की शुरुआत की थी, ठीक। लेकिन अगर लिथियम रिफाइनरी अगर पूछे तो उसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में बन रही है लिथियम रिफाइनरी, वो अलग चीज़ है। लेकिन फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन की गई थी तिरुपति आंध्र प्रदेश में। इसके एटलीस्ट मतलब प्री प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी कथन यहाँ पे सही है। असम के तैराक एल्विस अली हजारिका ने नॉर्थ चैनल को पार किया है और ऐसा करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज तैराक और असम के सबसे पहले तैराक बन गए, ये सही है। ये अगस्त 2022 में यूनाइटेड नेशंस कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन जो BA.1 है, इस पर प्रभावी बाईवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ये पहला देश बना है। बाईवेलेंट वैक्सीन जो है मॉडर्ना की जो बेसिकली है उसको ये UK अप्रूव कर दिया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन ब्रिटेन में लगेगी मॉडर्ना की। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। संभावना जताई है SBI ने कि 2029 तक भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, 2029 तक। उसके बाद हाल ही में किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। ब्रिटेन का स्थान ले लिया भारत ने, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में स्टैट्स दिए हुए हैं कि 3rd वर्ल्ड वाइड ये लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और वैल्यू के मामले में 14वें स्थान पर है। भारत का फार्मा उद्योग तीसरा सबसे बड़ा है मात्रा के मामले में और
मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा है विश्व का। फार्मा क्षेत्र वर्तमान में देश के जीडीपी में लगभग 1.72% का योगदान देता है। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। रानीपुर बाघ अभयारण्य अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में बाघ संरक्षण हेतु बुंदेलखंड में एक बाघ अभयारण्य सृजित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने अप्रूव किया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व ये बनेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है उसको यहाँ पे मतलब उसका एरिया यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इस नए टाइगर रिजर्व को सृजित करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में 4 हो जाएंगे टाइगर रिजर्व। याद रहे जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कॉर्बेट का बफर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रानीपुर बाघ अभयारण्य के साथ 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, अभी 3 हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। सभी कथन यहाँ पे सही है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आगे पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। और इसमें अगर हम देखें रानीपुर बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 4था बाघ अभयारण्य होगा और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में बनेगा अगर एकदम डिस्ट्रिक्ट का नाम ही पूछ लें बुंदेलखंड में से। उसके बाद औद्योगिक भांग को उगाने की अनुमति देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है लार्ज स्केल कैनबिस प्रोडक्शन करने वाला पहला स्टेट बनेगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। 2022 सितंबर में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के किस नगर में चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है। चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर सी। भारत की नई लॉजिस्टिक्स नीति आई है, उसके संबंध में क्या सही है। हमने आपको बताया कि इसको जारी किया था प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को विज्ञान भवन में। इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना है और वैश्विक मानकों को हासिल करना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है, वैश्विक व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। केंद्रीय बजट 2020 में पहली बार लॉजिस्टिक्स नीति की घोषणा की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने राज्यों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखाओं का अनावरण किया है। तो 6 राज्यों में ये शाखाएं खोली गई हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 6 राज्यों में होगा। ये कहाँ कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को उन्नतिशील बीजों की मिनी किट प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदान की थी, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विद्यार्थियों की करियर में मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पे शुरू किया है। तो करियर में हेल्प करने के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है पंख पोर्टल। इसके बाद स्कूलों की मैपिंग के लिए है पहुँच पोर्टल और एक ई लाइब्रेरी बनाई गई है जिसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, परख पोर्टल क्या होगा? स्कूलों की ग्रेडिंग हो सकेगी उससे, और पहचान पोर्टल से हर स्कूल का वेब पेज देखा जा सकेगा। तो ये पहचान, परख, पंख और प्रज्ञान, इनमें अंतर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप ऑप्शन में। इसके बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज की फ्रेमवर्क का अनावरण किसने किया है? सेबी ने। ऑब्वियसली सेबी ही करेगा क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज यही देखता है। वनस्पति आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप का निर्यात गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाड से कैलिफोर्निया यूएस में किया गया है। सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। सितंबर 2022 में महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम एवं महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में निर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। किस देश के 22 छात्रों के समूह ने पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किया है? ये प्रोटोटाइप बनाया है साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट्स ने, ऑप्शन नंबर ए। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच किस वर्ष शुरू होगी? तो ये शुरू होगी वर्ष 2023 में, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कहा गया है कि ये देश की सबसे लंबी क्रूज सर्विस होगी। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी ये क्रूज तय करेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में यानी कि आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, गोरखपुर और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। सही है ये। फिर इसके बाद सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक स्मार्ट पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। सही है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, गिरिराज सिंह, हमारे जल शक्ति मंत्री जो हैं। और जलदूत ऐप भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये बनाया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय का नहीं जलदूत ऐप, ध्यान रखिएगा। जलदूत ऐप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। चमड़ा उद्योग के को लेकर एक स्टैट जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि 450.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के चमड़े और चमड़े के उत्पादों का निर्यात भारत करता है, भारत ने किया था।
जून 2022 में, केवल 1 महीने में, ठीक। और चमड़ा उद्योग भारत के शीर्ष 10 विदेशी मुद्रा अर्जकों में शामिल है। टॉप 10 जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैं उनमें ये आपका लेदर इंडस्ट्री भी है भारत का। भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेदर फुटवेयर का पूरे वर्ल्ड में, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लेदर गारमेंट्स का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव, डी। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है। किसको किसको किया अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको। चीन ने अपने पहले पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन मॉर्निंग स्टार 50 को सफलतापूर्वक यहाँ पे टेस्ट किया था। सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये अलग अलग राज्यों की जो जनजातियां हैं उनके नाम जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो जातियां न्यूज़ में होती हैं पूछ ली जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की तो हमें पता ही होती है, राजगोंड, धुरिया, नायक, ओजा, पठारी, ये सारी उपजातियां हैं भदोही जिले से। ये 5 उपजातियां हैं। भुइयाँ, भूया, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोरकू, नगेसिया, धांगड़, सौरा, बिछिया, ये छत्तीसगढ़ की जातियाँ जो अभी अनुसूचित जाति की में शामिल की गई हैं। हिमाचल प्रदेश से हट्टी है, तमिलनाडु से कुरी विकरण है, और कर्नाटक से बेट कुरुबा है। बेट कुरुबा वही है जिसको काडू करुबा भी कहा जाता है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। महिला बंदी जेलों में अब मंगलसूत्र पहन सकेंगी और बच्चों के जन्म पर उनका नामकरण भी हो सकेगा। तो उत्तर प्रदेश ने अपनी जेल मैनुअल में बदलाव किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने जो हिस्टोरिकल अलीपुर जेल है कोलकाता में, काफ़ी पुराना, वहाँ पर एक म्यूजियम का अनावरण किया है, ठीक। भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने उत्तरी सिक्किम में एक हिमस्खलन निगरानी रडार को जो है स्थापित किया है। ये हम देख चुके हैं डिफेंस करंट में भी। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया था 1-2 साल पहले, अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया था। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से वो अपनी राजधानी का नाम अस्ताना करना चाहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। कोई भी इनकरेक्ट, कोई भी मतलब गलत नहीं है, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करके इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में की दुनिया में शीर्ष 3 देशों में अपना नाम शामिल होने का लक्ष्य शामिल है? तो वर्ष 2026 तक भारत 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर्स में टॉप 3 में आना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारत की बुलेट ट्रेन के बारे में क्या सही है? नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग का टेंडर निकाला है, और 21 किलोमीटर टनल जो है ये बनेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच। ये हाई स्पीड कॉरिडोर होगा और इसमें 7 किलोमीटर सी के नीचे से जाएगा। सही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 11 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण कौन करेंगे? पीएम। उसके बाद जीन फर्म कंपनी जो बीजिंग में है चाइना में, उसने एक आर्कटिक वुल्फ का यहाँ पे क्लोन बनाया है जिसका नाम रखा गया है माया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 बोथ करेक्ट। मदरसों के लिए एक ई लर्निंग ऐप बनाया गया है, मदरसा ई लर्निंग ऐप इसका नाम है, और इसको कहाँ पर जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश में, बी। गलत कथनों का चयन करना है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि पोर्टल एक लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में आपको पता होगा, लेखपाल पेपर में आया भी था इसके बारे में, ठीक। और वाराणसी में पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित होगा देश का, ठीक है। फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी मतलब अगर करेक्ट पूछा होता, अभी यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि बहुत करेक्ट है, तो गलत कोई नहीं है, डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि पोर्टल के माध्यम से, जैसे कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में होता है, कोई व्यक्ति, कोई निजी संस्था अपने पूर्वजों के नाम पर किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवा सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवा सकती है। 60% वो खुद खर्च करें, 40% रकम जो है राज्य सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना करने वाला उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2022 में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता और सचित्र व्याख्यान का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। ऑप्शन नंबर ए। पीलीभीत का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, पीलीभीत का ओडीओपी क्या है? लंपी वायरस के बारे में भी एक सवाल ले लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस बहुत जो है देखा गया था, और इसमें कई जो है कैटल्स की जान गई थी। लंपी स्किन डिसीज़ जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो काऊ में होती है, और उनकी स्किन लंपी हो जाती है, यही है लंपी वायरस। और इसमें क्या होता है, कैप्री पॉक्स से होता है वायरस, जो कि पॉक्सीविरिडाई फैमिली का वायरस है, और इसको नीथलिंग वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। जब ये थोड़ा पुराना हो जाएगा मामला, तो इसमें आपसे ये पूछेंगे कि लंपी स्किन डिसीज़ किससे होती है? सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवा या फिर वायरस। तो ये लंपी स्किन डिसीज़ होती है वायरस से।
तो आगे हमारा सवाल है कि जो नन्माडोल टाइफून आया था वो कहाँ पे आया था? वो आया था जापान में, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी क्षेत्र के बेंगलुरु में ICMR नेशनल सेंटर ऑफ वायरोलॉजी का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किसने किया था? ये किया था प्रेसिडेंट जी ने, ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ में गोमती नदी के तट पर देवराहा घाट में हनुमान धाम वाटिका में हनुमान जी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, हमको बताना है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे है कि त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां देश का पहला संशोधित बायो विलेज है, यानी कि फर्स्ट बायो विलेज ऑफ इंडिया। दसपारा विलेज सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में है, सही है ये। उसके बाद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं 1068.79 करोड़ रुपए 16 प्रोजेक्ट जो कि PM गति शक्ति योजना के तहत इंप्लीमेंट किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए। तीसरा है कि 33 कोऑपरेटिव बैंक एक्टिव हैं कंट्री में। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को A ग्रेड मिला है और 9th रैंक मिली है इस 33 में से, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही हो गए। इनमें से किस स्टेट या यूटी जो है ये पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है देश का जहाँ पर बैटरी से बिजली स्टोर की जा सकती है? फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज, ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति किसने जारी की है अपनी? राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर बी। बैंकिंग ट्रोजन वायरस के संबंध में क्या सही है? ये बैंक खातों को निशाने बनाने वाला एक रैंसमवेयर है, और मोर स्पेसिफिकली ये क्या है? ये बेसिकली एक ट्रोजन है, ठीक है। सोवा नामक ट्रोजन भारत से पहले अमेरिका, रशिया और स्पेन जैसे देशों को निशाना बना चुका है। इसके संबंध में एडवाइजरी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ने ये इसके खिलाफ ये चेतावनी दी थी। तो ये एक बेसिकली एंड्रॉयड मोबाइल्स को अटैक करने वाला मालवेयर है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेदांता लिमिटेड ने ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए किस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान किया है? तो गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के वेदांता लिमिटेड ऐसा करेगा। पिछले 4 महीनों में चीन को पीछे छोड़ दिया भारत ने। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया भारत, सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है भारत का 12वां महारत्न कंपनी बन गया है। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि 11वां महारत्न कंपनी था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 12वां महारत्न कंपनी जो भारत का बना है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, यानी कि REC। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 1, सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। 12वां हमारा भारत का जो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो कि महारत्न स्टेटस जिसको मिला है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन निगम लिमिटेड REC। गैंडे के सींगों से एकत्रित राख से बने राइनो स्मारक का अनावरण जो है किस नेशनल पार्क में किया गया है? ऑब्वियसली जो गेंडों के लिए फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी। स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता जो है अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। माई गॉव के इनोवेट इंडिया पोर्टल पर इसको होस्ट किया गया है। इसका नॉलेज पार्टनर है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग गांधीनगर, IIT गांधीनगर। आंसर हो जाएगा डी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया था। 3 अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनकी कार्रवाई को एक साथ लाइव स्ट्रीम किया था यूट्यूब पर। उसके बाद तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है सितंबर में, 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। असम विधानसभा के सदस्य जयंत बरुआ ने प्रधानमंत्री को असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति भेंट की थी। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे आपका गलत नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सितंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यूनाइटेड किंगडम में जो चैरिटी है रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर के ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है जो सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म को प्रमोट करेगा। 2023 तक मंगल ग्रह से जो है चट्टान के नमूने लाए जाएंगे, सैंपल्स ऑफ रॉक्स, नासा ने ऐसा कहा है। उसके बाद परसीवरेंस रोवर जो है इसने सैंपल कलेक्ट किए हैं मार्स की सरफेस से, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर का देखा गया है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। यहाँ पे सभी कथन सही हैं। इसके बाद है कि विनिर्माण और स्थिरता संबंधित क्षेत्रों में में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए वेंचुराइज किसने लॉन्च किया? वेंचुराइज जो चैलेंज है, स्टार्टअप चैलेंज, ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना के नए ध्वज के बारे में बात कर लेते हैं। नया ध्वज का अनावरण PM जी ने किया था, ठीक है। इसके बाद है कि यह ध्वज महान भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरणा लेता है, सही है। और ध्वज के मुख्य घटक हैं बाईं तरफ कैंटन राष्ट्रीय पताका और फ्लाई साइड पर के केंद्र में एक नेवी ब्लू गोल्ड अष्टकोण। इसका पिक आपको दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें डी। पहले ये फ्लैग जो है इस तरीके का दिखता था जैसे ऊपर है, और अब इस तरीके का ये फ्लैग दिखता है जो आपको दिख रहा है।
ये जो है ये प्रेरित है शिवाजी की मुहर से, ठीक है। ये है फ्लैग नीचे जहाँ पे नाव लिखा है इस तरीके का फ्लैग है इंडियन नेवी का। सितंबर मंथ 2022 में केरल के कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल में 2 मरीजों के दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट हुआ है। पहली बार एक फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है शोल्डर लेवल तक, और दुनिया का तीसरा ऐसा ट्रांसप्लांट है। भारत में पहली बार ऐसा फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। इससे पहले ट्रांसप्लांट इस तरीके के मैक्सिको और फ्रांस में परफॉर्म किए जा चुके हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। कश्मीर के श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स यानी सिनेमाघर का उद्घाटन किसने किया है? श्री मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए डैश में आयोजित एक समारोह में दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया है। तो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, ये सी यहाँ पे सही है। किस राज्य की पुलिस 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस बल बन गई है? न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। 6 वर्ष से अधिक जिस क्रिमिनल ऑफेंस में सजा हो सकती है उसके मामलों में छानबीन के लिए हाल में फोरेंसिक साक्ष्य का प्रयोग किया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एहतियाती खुराक यानी प्रिकॉशनरी डोज देने वाला 100% अपने लोगों को प्रिकॉशनरी डोज उपलब्ध कराने वाला पहला यहाँ पे यूटी या स्टेट बन गया है, मतलब स्टेट यूटी दोनों में पहला है ये। उसके बाद सितंबर 2022 में गुजरात के गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाई गई है। आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट।